ये चीज़ ना याद रखना हमेशा, कभी भी अपनी सोच को मीडियोकर मत करना। जो देख रहा है उसके 10,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक ही और शी शुड चार्ज पर रील? यंग कंटेंट क्रिएटर्स के अनदर डिवाइस जो स्टार्ट करने वाला है बिल्कुल, क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि तुम एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, या आप कहेंगे नहीं यार गो ऑल इन? ऑल इन Okay. बट लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ये पहले डिसाइड करो, दोनों में से एक करना होगा ना। लेकिन ये है कि आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त व्यूज़ आएंगे और फिट सीन होगा। यू नेवर नो, 0 व्यूज़ या 1 मिलियन व्यूज़। और कंटेंट क्रिएटर को ही बता रहा हूँ, हर कंटेंट क्रिएटर को मैं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हो और अगर आप चाहते हैं कि आप पैसों के लिए काम करें, तो ये तो कभी भी नहीं सोचना। Why did you guys like stop? अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं माम आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया यहाँ पर। अरे नहीं मेरा नहीं, दिल कर रहा था मैं भी बोलूँ यार। हाँ, कमेंट्स आ रहे होते ना कि यार आप क्यों बोलते हैं भाई। एक तो हमारे यहाँ अभी तक पता ही नहीं चला कि पॉडकास्ट और इंटरव्यू में फ़र्क क्या है। तो लोगों की आदत है इंटरव्यू सुनने की, लोगों की आदत है मॉर्निंग शो देखने की, जिसके अंदर होस्ट जो है वो एक सवाल करती है और बिल्कुल खामोश हो जाती है, और फिर अगला सवाल वो कॉन्वर्जेशन नहीं कर रही होती है। हम तो एक सवाल करते हैं, उसके अंदर फिर हम अपनी भी कहानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ ना आपसे। तो पॉडकास्ट का तो मकसद ही यही है। तो मेरा फिर अब मैं लीगली ज्यादा बोल सकता हूँ। ये वाली I कहानी है। think so you have a certain amount of experience ना, तो you come from a background, अब आपने इतना वक्त गुजारा है, तो you have a lot of value to offer। तो अगर आप गेस्ट के साथ बात कर रहे हैं, it won't look bad at all। I mean वो तो छोड़े, ऑडियंस तो हर तरह के कमेंट्स पास करती रहती है। कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर नहीं, लेकिन कुछ लोग। मतलब I take that very seriously, क्योंकि मुझे लगता है यार my guests are well read, well informed and I don't have that much experience, तो मुझे तो कम ही इंटरफेयर करना चाहिए। But you know लेकिन people कहीं like तो बोलती you, होंगी आप, of कहीं course तो, I do। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल है और आपका एक सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस या इंटरेस्ट है उसमें, तो आप तो बात करेंगे इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पीपल लाइक यू एंड जुनैद अकरम, अब और माशाल्लाह इतना ट्रैवल करते हैं आप लोग, इतना एक्सपोजर है। मैं ट्रैवलिंग पे भी बात करना चाहूंगी, बिकॉज आई हर्ड आपने 30+ कंट्रीज ट्रैवल ऐसे ही किए हैं। बट I'll go back to Karachi wines. People miss Karachi wines. Yeah. Do you? I miss Karachi wines यार, I miss Karachi wines। और मैं थोड़ा सा ना स्टार्ट से लेकर चलता हूँ। एक हम लोग, हमारा ना बहरिया यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक्स का ग्रुप था ये ना, जो कि हम लोग थिएटर करते थे और लोगों को हंसाते थे। तो वहाँ से एक ग्रुप फॉर्म हो चुका था। तो हमारे एक सीनियर को ऑफर आती है एक टीवी चैनल से एक शो में, ठीक है। फैसल कुरैशी जो एक्टर हैं वो शो को होस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पर हमें बुलाया कि यार ये जिस तरह का करते हो ना, इसी तरह का वहाँ कर लेना, पैसे मिलेंगे, 20,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे पर एक्ट के, पर एपिसोड, सबको मिलेंगे। मतलब हम लोग तो टीम में 8 लड़के थे ना, तो 8 में फिर वो 10,000 रुपये डिवाइड होंगे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ जब गए तो वहाँ हमारी ना एक तरह से टीम फॉर्म होने लगी कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के हम कहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था हमारे लिए, और हम अब एज अ टीम काम करने लगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी मेट्स ही नहीं है, अब हम प्रॉपर टीम बन गए। और हमने जब 4-5 एपिसोड्स किए तो हमें एक खातून मिली वहाँ पर जो कि बड़ी सीनियर एक्टर है, उनका नाम है बेओ राना जफर। तो बेओ लाइक इतनी अच्छी खातून, इतनी पॉजिटिव, और उनकी उम्र होगी तकरीबन 70-75 साल, एंड शी वाज लुकिंग एट मी। और उनका भी एक कैरेक्टर था वहाँ पर ना, उनकी भी एक अलग उनका एक सेगमेंट था। तो वो हमारे पास आई, हम सब बैठे हुए, तो इतना मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कह रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू। कह रही है द काइंड ऑफ मैजिक आई सी इन यू गाइस इज अनमैचेबल। ये मैजिक नहीं खत्म होने देना। आई लव दिस मैजिक बिटवीन यू गाइस, कि तुम लोग जब स्टेज पर जाते हो और इतनी अच्छी तुम लोगों की जुगलबंदी है, इतनी अच्छी तुम लोग की पार्टनरशिप है, और इतना अच्छा एक दूसरे को समझते हो तुम लोग। वो जोक मारता है, सामने से तुम जोक देते हो, और फिर सब यहाँ बैठे हुए इस तरह से चिलिंग कर रहे हो तुम लोग। दिस इज मैजिकल, इसको खत्म नहीं होने देना। तो मुझे ये चीज़ याद थी कि हाँ यार, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, उसी शो के अंदर हमें जो है बड़ी अच्छी याद है वहाँ से ना, मुझे वो मिले अदनान सिद्दीकी साहब, एक एक्टर हैं बड़े पुराने और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं। तो वो मिले, तो हम लोग साथ बैठे, वो पीछे बैठे हुए थे और बातें करने लगा वो बंदा। वो बड़ा चिल बंदा है, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जितना वो डाउन टू अर्थ थे उस वक्त, तो हम बिल्कुल भी कोई शदीद स्ट्रगलर भी काउंट नहीं करते ना। हम तो, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है ना इंडस्ट्री से, हम तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कुछ दिनों के लिए आए, चले जाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट पूछ लिया कि आपका जो वो एक्सपीरियंस था हॉलीवुड मूवी का, वो कैसा था, एंजेलिना जोली वाली मूवी का, डैनियल पर्ल केस के ऊपर जो बनी थी। तो हमारी डिस्कशन होने लगी, तो उससे बोला यार बॉयज़, मैं तुम लोगों को एक बात कहूँ, ये चीज़ ना याद रखना हमेशा, कभी भी अपनी सोच को मीडियोकर मत करना।
मीडियोकर मतलब ये है कि रुकना मत। जिस तरह से तुम लोग काम कर रहे हो ना, ये मत सोचना कि हाँ यार इतना ही काफ़ी है। अपनी सोच को मीडियोकर मत रखना। जिस तरह से सोच तुम लोग बड़ी काम कर रहे हो, करो। तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुम लोग को परफॉर्म करते हुए। तो जितने भी हो ना साथ के साथ, यहाँ से आगे जाने वाली कहानी है, बहुत आगे जाना है। अपनी सोच को मीडियोकर मत रखना। मुझे पहली मर्तबा किसी ने इस तरह की बात की और इतनी बड़ी बात की, और एक ऐसे इंसान ने बात की जो कि खुद एक बहुत अच्छे मुकाम पे बैठा हुआ था। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और इस तरह के ना छोटे छोटे वाकयात होते गए जो आपको तो- इंस्पायर कर देते तो हमें हैं। इंस्पायर करते गए। तो और ये कुछ दिनों की कहानी है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन में है। अगले दिन ये हुआ, अगले दिन वो हुआ, और 2 दिन बाद हम लोगों ने फैसला किया कि मानी ने बोला कि यार दानियाल मुझे एडिटिंग आती है। मैंने बोला यार मेरे पास लोकेशन है, मतलब ये कि मेरे घर में फर्स्ट फ्लोर पे तो हम फैमिली रहते हैं, नीचे वाला फ्लोर अभी खाली है। मतलब मेरे पास लोकेशन है और कैमरा है। रिसेंटली मैंने DSLR खरीदा था, अब्बा से बोल के यार हमें खरीद रहे हैं पिक्चर्स के लिए। वो नहीं वो और इस जमाने में टाइम आप पढ़ रहे हैं पढ़ रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। और कोई नौकरी नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, कोई भी हम में से कोई भी नौकरी नहीं कर रहा, हम सब यूनिवर्सिटी में। ओके। यूनिवर्सिटी लेकिन खत्म होने वाली है, लास्ट ईयर चल रहा होगा। तो फिर जब मेरी बात हुई और उसने बोला चलो ठीक है कल शूट करें, यही स्किट्स जो यहाँ पर हम लोग दे रहे होते हैं उनको दिखा रहे होते हैं, और ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर। बहुत सारे स्किट्स ऐसे थे कि 10 में से वो 5 रिजेक्ट कर दिया करते थे। मैंने बोला इनका क्या करें, इनको हम लोग फेसबुक पे डालें। हमने किया इस तरह से अपलोडिंग शुरू, और पहली वीडियो ही हमारी अच्छी चलेगी। पहली वीडियो पे So it started from rejection, I guess. रिजेक्शन यार, Wow. कैन यू इमेजिन। और ऐसा रिजेक्शन कि हमें लगता था कि यार वो कंटेंट अच्छा है। हमने बोला और कि आप लोग ऑडियंस, खुद ही अपने कैमरा से शूट करते थे। एक कैमरा था आपके पास, आप लोग एडिट करते थे और डालते ट्यूब थे। लाइटें थी, रियल वाली ट्यूब लाइट वो जला गया। आई रिमेम्बर मुझे उसमें फीमेल का भी कैरेक्टर होता था, तो वो दुपट्टा दुपट्टा पहन पहन के, के, हाँ। अरे वो तो ट्रेंड निकाला था, और आई वुड सिंपली से कि वो ट्रेंड जो है वो गोरों ने निकाला था। और क्या कहते हैं, जायद अली ने उसको काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से कैरी किया था। जायद अली उस टाइम काफी करता था, फिर दानिश अली ने किया था, फिर दी इडियट्स वाले थे जो हमसे पहले के लोग हैं, मतलब हमसे 2-2 साल पहले लोगों ने शुरू किया होगा। तो ये लोग दुपट्टे का ट्रेंड आ गया था। फिर हम लोगों ने जब किया तो फिर वो हमारे 1-2 बॉयज तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। हमारा लड़का एक टीम का लड़का ऐसा जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसको घर वालों ने बोल दिया था उसको कि तुम अब लड़की मत नहीं बनोगे, ओह। तुम लड़की नहीं बनोगे, ये बहुत हो गया। तुम्हें जब वीडियो मिलती है तुम लड़की बन जाते हो, क्योंकि वो एक्टिंग ही ऐसी करता है लड़की की। क्योंकि उसकी लड़की के अंदर ना एक होता है कि बहुत मुश्किल है लड़की की एक्टिंग करना। ये जब लड़का लड़की की एक्टिंग करता है तो वो बहुत फिर भी मर्दाना लगता है, ग्रेस लानी होती है। फिर वो दूसरी तरफ चला जाता है, हाँ। वो लड़की नहीं लगता। जिस तरह से मोइन अख्तर साहब का एक कैरेक्टर था ना रोजी के नाम से, एक ड्रामे के अंदर, तो उसमें वो इतना खूबसूरत लड़की बने कि वो नजाकत, वो फेमिनिन टच लाना हाँ। बहुत जरूरी है। तो हमारा हाँ। मुझे बॉय इतना प्यारा फेमिनिन टच लाता था, बिल्कुल तमीज के साथ लड़की बना हुआ है, बिल्कुल ओवरली क्लासी लड़की। तो और लोगों को अच्छा लगने लगा था। हम क्या करें यार, लोगों की डिमांड है, लेकिन उस पर पाबंदी लगी। फिर हम लोगों ने, मुझे लगता था ये वाले मसले सिर्फ लड़कियों के केस में आते हैं कि फैमिली से इशू आ रहे हैं, लड़कों के केस में भी अरे वीडियो डिलीट करी थी एक तो हमने एक वीडियो तो डिलीट करवानी पड़ी उस चक्कर में। सीन ये था कि फैमिली की तरफ वो कह रहा है मुझे घर के अंदर नहीं आने के वीडियो डिलीट करो। मसला है कि लोगों को पता चल जाएगा लड़का कौन है वो, बट स्टिल इट्स अ फनी स्टोरी। अच्छा, उसको क्या आप लोग फिर बाद में मोनेटाइज कर पाए थे? अच्छा, मोनेटाइजेशन का बताता हूँ। पहला हमारा ब्रांड था लाल किला के नाम से। उन्होंने हमें मैसेज किया, वो रेस्टोरेंट है ना लाल किला, हाँ। उन्होंने मैसेज किया कि हम चाहते हैं आप हमारी वीडियोस बनाएं। मैंने बोला ठीक है। मैं गया मीटिंग करने और मैंने बोला कि 5 वीडियोस। कहने लगे ठीक है, हम जो है वो 5 वीडियोस आप बनाएंगे तो हम आपको जो है वो कूपन दे देंगे, पता नहीं 20 लोगों का कूपन दे देंगे 5 वीडियोस पर। बोला ठीक है, हम सब अपनी अपनी फैमिलीज को ले जाएंगे। और कह रहे हैं पैसे फिर कितने हैं? मैंने बोला पैसे, अब मैं तो परेशान। मैं बोला पैसों का तो मुझे पता ही नहीं कि पैसे कितने लूँगा, इसके पैसे भी मिलेंगे। मैंने बोला आप बताएं। उन्होंने बोला हम 5 वीडियोस के 60,000 रुपये, ठीक है। 60,000 रुपये तो बहुत अच्छे थे। 12,000 रुपये एक वीडियो के, बहुत ही फिट सीन था। हमने अग्री किया। हम तो बहुत खुश हुए कि हम जा रहे हैं तो हम खाना भी खा रहे हैं, कूपन्स भी अलग मिल रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं हम लोग, अपने पैसे भी मिल रहे हैं। पैसे भी मिल रहे हैं। और लाल किला, अच्छा लाल किला की स्टोरी है कि लाल किला वाज फॉर मी, इट वाज द फर्स्ट रेस्टोरेंट, बुफे रेस्टोरेंट, जो एक होता है ना बकेट लिस्ट होता है जब, क्योंकि हम तो बचपन में तो बहुत गरीब थे तो उस वक्त तो बिल्कुल मेरे लिए तो वो था कि ये तो मेरे लिए मिशेलिन स्टार कोई टॉप लेवल रेस्टोरेंट है, नुसरत टाइप। आप कराची आए थे, राइट? आई एम अ प्योर कराची गाय। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से है? स्कूलिंग नाजो यार, डोंट आस्क।
कुछ इस तरह के सवाल होते हैं कि मेरा कोई वो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं मैंने KGS से पढ़ा है, मैंने यहाँ से पढ़ा है। मेरा स्कूल वो है जो किसी ने सुना ही नहीं होगा, मैं तो प्रोग्रेसिव समझ रही थी आप KGS से होंगे। प्रोग्रेसिव चिल्ड्रंस एकेडमी। नहीं यार, तो that's a hustle story ना then फिर तो। अच्छा बताएं, और कॉलेज कौन सा था? फॉरमैन कॉलेज, बहुत मशहूर कॉलेज है नाज़िमाबाद का, फॉरमैन कॉलेज। जब आपकी मैट्रिक में 80% आती है, तब 80% A1 ग्रेड, हाँ, तब आपको वो कॉलेज मिलता है। okay. And then you graduated from? यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी। Okay, बहरिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। And you belong to middle class family? आई वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। अब्बा क्या करते? अब्बा ने काम शुरू किया इम्पोर्ट का, HVACR, जो AC के पार्ट्स होते हैं, जो AC में एक्चुअली गैस डलती है, रेफ्रिजरेंट, वो इम्पोर्ट करते हैं। तो उन्होंने काम शुरू किया और अब मैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ, इकलौता हूँ, तो उस काम को मैं लेकर चलता हूँ साथ। इसी वजह से मैं चाइना बहुत जाता हूँ, इसी वजह से मैं, मेरी आधी ट्रैवलिंग काम की वजह से होती है, इस बिजनेस की वजह से होती है। तो मैं काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हूँ। मेरी ऑडियंस को इतना नहीं पता है इस बिजनेस के बारे में, ना ही मैं इतना ज़्यादा शेयर करता हूँ, लेकिन समझे कि मैं एक कारोबारी फैमिली से हूँ और मैं अब मेरे ब्लड में ही है। क्योंकि अगर मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ तो हम दिल्ली वाले हैं, और वहाँ से जब आए थे तो वहाँ सैकड़ों साल से हमारा सोने का काम था। एक आपने देखा होगा कि दिल्ली में ना, पुरानी दिल्ली के अंदर ना, मुख्तलिफ फैमिलीज़ के मुख्तलिफ कारोबार हुआ करते थे। कोई कसाई होता था, कोई ज्वेलरी वाला होता था, कोई इस तरह से गोल्ड वाला होता, सुनार जिसको कहते हैं, सुनार हुआ करते थे। किसी का जो है वो किसी और फील्ड का काम होता था। तो हमारा जो है सोने का काम हुआ करता था। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आए, वो सोने का काम कंटिन्यू करने की कोशिश की, नहीं चला। फिर वालिद साहब ने जॉब करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद फिर अगेन केम बैक टू द रूट कि कारोबार ही करना है, कारोबार ही करना है, तिजारत ही करनी है। तो was there a pressure कि यार तुम ये कराची वाइन्स कर रहे हो, या तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुम्हें तो आगे जाके एक नौकरी करनी है, या कारोबार में सपोर्ट करना है, तो आपका टाइम जो एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाने में लग रहा था, क्या आपकी फैमिली की तरफ से था कोई मसला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि कराची वाइन्स की शूट सिर्फ एक दिन होती थी हफ्ते में, वो था संडे। अच्छा, संडे बॉयज क्या करते हैं, हमने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था, लेकिन इसमें एक छोटा सा सेक्रीफाइस था। वो ये था कि सैटरडे को सारे बॉयज आएंगे मेरे घर पर, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पास लोकेशन है। हाँ, सारे बॉयज आएंगे मेरे घर पर। हमने हमारे ड्राइंग रूम में, आप कराची वाइन्स की वीडियोस देखिएगा, एक ड्राइंग रूम दिखता है आपको ना, कराची वाइन्स की 300 वीडियोस में आपको दिखेगा एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए, रिश्ते वाला सीन है, कभी कोई सीन है, खाना खा रहे हैं माँ बेटा, वो एक ड्राइंग रूम है, किसी का ड्राइंग रूम है। वो ड्राइंग रूम है, हफ्ते की रात को बॉयज आएंगे, वहां रुकेंगे, हम सोएंगे, कोई मूवी देखेंगे, चिलिंग करेंगे, और उसके बाद सुबह उठेंगे 11 बजे संडे को और शूट शुरू कर देंगे। कराची वाइन्स के लिए हम लोगों ने 6-7 साल जो है वो अपना संडे पूरा कुर्बान किया। तो संडे में अगर कोई दावत है, कोई शादी है, तो वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, स्पेशली दोपहर शाम वाली तो नहीं। रात में अगर किसी को जाना है तो फिर वो थोड़ा लेट जाता था, क्योंकि हमें एटलीस्ट हमारी शूट ही खत्म होती थी 10 बजे यार। तो संडे मैंने और मानी तो कम्प्लीटली ऑफ कर दिया था संडे, क्योंकि हम लोग तो शुरू से एंड तक हम लोग को शूट पे होना था ना, क्योंकि हम लोग लीड कर रहे थे, मैं और मानी लीड कर रहे थे। कराची वाइन्स वाज फाउंडेड बाय मी एंड मंसूर कुरैशी, बेसिकली 2 फाउंडर हैं इसके। एंड देन थर्ड पर्सन का नाम लूंगा जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, मेरे और मानी से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है कराची वाइन्स में, जिसका मैं नाम लूंगा। उसका नाम है आमिर मलिक, द ग्रेट आमिर मलिक। आई एम टेलिंग यू द काइंड ऑफ टैलेंटेड पर्सन ही इज, मुझे समझ ही नहीं आता। ही इज सुपर। कराची वाइन्स की जो आपको अच्छी वीडियोस दिखेंगी ना, जैसे आपने एक सीरीज थी हमारी इंग्लिश के नाम से, इंग्लिश डेट, इंग्लिश रिश्ता, इंग्लिश शादी, तो वो एक पूरी सीरीज थी। तो इस तरह के दामाद टेस्टिंग, अजीब से उसके आमिर भाई के आइडियाज होते थे, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल। जितना कराची वाइन्स के लिए कंटेंट हमने बनाया है ना, उसका 10 गुना ज्यादा आज भी आमिर भाई के पास है। मतलब मैं एक सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ कि हमने एक फिल्म पर काम किया था जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, हो सकता है आने वाले वक्त में करें, लेकिन आइडिया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इट वाज अबाउट ज़ॉम्बीज इन कराची एंड इट वाज रियली क्रिएटिव आइडिया। कितना, आई मीन, कुड बी फन। हाँ भाई, बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं कि डोंट मिस कोरंगी इन द मूवी। नहीं डोंट मिस कोरंगी इन द मूवी। आई लव कोरंगी। यू हैव टू ऐड कोरंगी। So I was actually about to ask कि ये सब चल रहा है, मुझे बहुत सारे भी क्वेश्चन है। So सबसे पहले ये स्क्रिप्ट राइटिंग आप कह रहे हैं कि आमिर भाई का काम was था doing। शूट क्या करना है। अच्छा, स्क्रिप्ट मैं, आमिर भाई और मानी, हम तीनों मिलकर ही करते थे। आइडिया यूजुअली आमिर भाई का होता था या मेरा होता था, तो उसको जो है और बेहतर तरीके से मेच्योर आमिर भाई करते थे। समझो फाइनल टच जो है आमिर भाई के हाथ में है। तो मेजॉरिटी स्क्रिप्ट और कंटेंट का काम इनका है। मेरा और मानी का काम भी स्क्रिप्ट और आइडिया का है, लेकिन उनका ज्यादा है। लेकिन हम मिलकर कर रहे हैं काम सारा,
फिर उसके अंदर शूट डिसाइड करना, शूट करना, एडिट करना, है सारा का सारा काम मानी कर रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें जो सबसे मजे की बात मुझे लगती है ना, जब जो भी स्क्रिप्ट लिख रहा है या जो भी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर रहा है उसकी, इतना रिलेटेबल कंटेंट है, व्हाई डज इट गेट वायरलिटी और लव फ्रॉम पीपल इज बिकॉज यू नो इफ आई वॉच दिस आई एम लाइक हाँ ये रिश्ता सीन्स तो होते हैं, हमारे भी घरों में ये होते हैं, यू नो, तो रिलेटेबिलिटी एवरी वीडियो ऐसे ही यूज्ड टू हैव। ऐसे ही। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग ऐसे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे या कि यार इस हफ्ते इस पे वीडियो बनाएंगे, बस ऐसे ही? यार बेसिकली मैं कंटेंट के अंदर अगर पूरी बात करूँ, अगर 500 वीडियोस हैं तो उनमें से 200 वीडियोस आमिर भाई की हैं, तो 100 वीडियोस मेरी हैं, 100 वीडियोस मानी की हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा दिमाग ही इस बारे में चल रहा होता था हर वक्त कि मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो हाँ। मेरे दिमाग में कोई आइडिया था, मैंने फौरन वॉइस नोट किया मानी को। ठीक है, तो मानी और हमारे वॉइस नोट ऐसे चल रहे होते थे, एक रैंडम वॉइस नोट आया ना लंबा मानी का मेरे पास 2 मिनट का 3 मिनट का, मुझे पता था कोई आइडिया है। ठीक है, क्योंकि इतनी कोई काम की बात तो हो नहीं सकती कि मुझसे 3 मिनट की बात करेगा वो। उसके बाद भी मेरा कोई वॉइस नोट जाता था इस तरह का, तो उसको पता कि यार दानियाल ने कोई आइडिया भेजा है जिसके ऊपर हमें फौरन काम करना है। या फिर हमारा कराची वाइन्स का एक हमारा ओजी ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत पुराना ग्रुप है हमारा वो ना, तो वहाँ पर हमारी डिस्कशन होती थी, जिसके अंदर सलमान हो गया, आसिम हो गया, शबाज हो गया, ये सारे अपना फीडबैक दे देते थे, कुछ आइडियाज़, कुछ अपने सीन्स ऐड करवाने के लिए, समझाने की यार ये जोक अच्छा है, ये जोक अच्छा है, ये जोक अच्छा है। सो बेसिकली 24 घंटे आपके दिमाग में ना यही चीज़ चल रही है, तो आप कहीं भी हैं, कहीं से भी आइडिया आ जाता है। आइडिया सोचते नहीं है आप बैठ के, आइडिया का सीन ही होता है कि आइडिया की आमद होती है, कहीं भी आ सकता है वो बाथरूम में भी आ सकता है, वो रोड पे भी आ सकता है, वो किचन में भी आ सकता है, वो काम करते हुए भी आ सकता है, एनी टाइम। मुझे ऐसा लगता है जब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करने बैठते हैं ना तो नहीं आता, हाँ ऐसे ही है। because I write content for LinkedIn. LinkedIn is like my main platform and whenever I write the concepts, तो मुझे जब मैं किसी गेस्ट से मिलती हूँ, मैं घर गई, मेरा माइंडसेट चल रहा है उस पे, वो थॉट प्रोसेस है, बिकॉज मैंने आपके साथ 1.5 घंटा बात किया आज, ऐसे ही है। मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, जो मेरे काफी कुछ सीखा होगा, बट मेरे जहन में कुछ चीजें रह जाएंगी। तो जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है ना, मुझे वहीं पे आई कैन यू नो राइट विदाउट थिंकिंग कि आज मुझे लिखना है लिंक्डइन के लिए, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जो आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको आइडियाज वहीं आ रहे होते हैं थ्रू योर एक्सपीरियंसेस। ऐसा ही है। तो मुझे बताएं, जब आप मोनेटाइज कर चुके हैं, अब ये लाल किला वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? एंड देन यू वर एबल टू आई एम श्योर मोनेटाइज एंड अट्रैक्ट मोर ब्रांड डील्स। इसी तरह से हुआ था कि थोड़ा थोड़ा करके ब्रांड्स आने शुरू हो गए, या यू गाइस स्टार्टेड पिचिंग आल्सो? नहीं, अच्छी बात यह है कि हमने कभी किसी को पिच नहीं किया, खुद से आपने ब्रांड्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, फॉलोअरशिप भी हमने आपको मिल कोशिश रही की थी। पिचिंग करने की, तो कभी भी कोई खास कामयाबी मिली नहीं। तो अच्छा, हाँ, खुद से जो आ रहे थे वो सक्सेस थी, फिर वो आपकी। सक्सेस थी हमारी। और इवन तो हमने ये भी किया कि हमारे कुछ जानने वाले दोस्तों के ब्रांड हम लोगों ने बोला हम लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, जस्ट टू अट्रैक्ट मोर ब्रांड्स। हम लोगों ने कोई पैसे चार्ज नहीं किए अपने दोस्तों से, हमने उनकी दुकान प्रमोट की या उनका कोई बिजनेस प्रमोट किया, ताकि ब्रांड्स देखें कि यार अच्छा, ब्रांड्स देखें कि अच्छा इस तरह से ये लोग मार्केटिंग करते हैं, इस तरह से ये लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स की इंटीग्रेशन करते हैं, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन इस तरह से होती है। अच्छा, गुड सीन है यार। ओके। उनको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये है इनका मार्केटिंग का तरीका, तो हम भी पैसे लगाते हैं उसमें। तो एंड कंटेंट भी अच्छा चल रहा था, मोनेटाइज भी हो रहा था, बिकॉज जनरली लोग अपना कंटेंट अगर बंद करते हैं तो उसके पीछे वजह ये होती है कि वो सस्टेनेबल नहीं हो रहा होता। तो सस्टेनेबिलिटी वाला तो सिक्सर आप लोग पहले लगा चुके थे। आई थिंक 2016 के बाद तो बहुत अच्छी तरह से मोनेटाइज हुआ, इतना अच्छा मोनेटाइज हुआ कि आज तक मैंने जितनी भी ट्रैवलिंग की वो कराची वाइन्स की अपनी उसी इनकम से की है भाई, सोशल मीडिया की इनकम से की है। Why did you guys like stop? We didn't stop यार, we took a break. We didn't stop. There is a difference between stop and a break. बेसिकली अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि एक पॉइंट ये आ गया था कि आप ना एक ही काम करते करते थक जाते हो। ओके। और ना लाइफ में काफी ज्यादा ना मोनोटनस हो जाती है, और फिर आपको ब्रेक लेना पड़ता है कुछ नया ट्राई करने के लिए। और ऑलरेडी हम लोग अपने चैनल्स पे काम करना शुरू कर दिया था, और हमें पता चल गया कि यार इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ट्रेंड्स आते हैं और ट्रेंड्स जाते हैं, आपने ट्रेंड के साथ चलना है। हाँ। तो हम दूसरे चैनल्स पर तो ट्रेंड्स के साथ चल रहे हैं, और फिर जो स्किट्स का ट्रेंड था ये स्लो कम होने लगा, और ये जाने लगा वेब सीरीज की फॉर्म में। अच्छा, वेब सीरीज हमने कभी बनाई नहीं आज तक, काम बहुत किया, हमने कोई 10 वेब सीरीज पे तो काम कर लिया होगा, उनमें से एग्जीक्यूट एक भी नहीं की। तो हुआ ये कि जब 2022 में हालात खराब हुए ना एकदम इकोनॉमी के, और इतने बुरे हालात हो गए कि बिल्कुल ही ब्रांड्स चले गए थे। 2022 में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे, वो 2023 तक थे जब ये सारे मामलात हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी पाकिस्तान में, ब्रांड्स आना बंद हो गए, सडन स्टॉप लग गया यूँ। अच्छा, वो हमारे लिए आई थिंक बहुत बड़ा जो है ना झटका था, क्योंकि आई वुड से कि 2021 वाज द बेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ कराची वाइन्स।
एंड एकदम 2022 के अंदर इतना बड़ा स्टॉप लग जाए कि आपकी जो एक्चुअल मोनेटाइजेशन है वो 10% भी ना रहे, और आप जो है रिलाई कर रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, जो कि कुछ भी पे नहीं करता, कोई भी पैसे नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे लिए। ओके। तो फिर वो रियलाइजेशन हुई कि यार 10 साल लगाने के बाद भी अगर मेरे पास बहुत अच्छे पैसे, मैंने नहीं कहा यार 10 साल अगर आप किसी फील्ड में लगा लेते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर इतनी मेहनत के साथ, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ तो वो बड़ा हो। स्पेशली तब आपको इनसिक्योरिटी और बढ़ती है, और इनसिक्योरिटी नहीं बोलूंगा, आपको एहसास कमतरी आ जाती है जेन्युइन वाली। वो ये कि जब आप बाहर मुल्क में जाते हैं और आप सिर्फ हिंदुस्तानियों की तरफ देखते हैं और हिंदुस्तानी क्रिएटर्स को देखते हैं और बाहर के अमेरिकन क्रिएटर्स को देखते हैं, यूके के क्रिएटर्स को देखते हैं, आप बोलते हैं कि यार यहाँ पर सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जैसे चाइनीज क्रिएटर्स को देखते हैं कि यार वहां पर टिकटॉक शॉप्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, वहां पर मुख्तलिफ, वहां पर ना 10 तरीके हैं मोनेटाइज करने के अपने कंटेंट को। लेकिन यहाँ पर हमारा मुल्क इतना गरीब है शायद कि मामलात इस तरह के हैं नहीं, वो इतना पोटेंशियल नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर निकल कर ना इजीली मिलियनियर बन जाए। इस तरह से आपने एक अली अब्दाल को देखा होगा, पाकिस्तानी है वो, यूके के अली अब्दाल, अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर। तो वो साल में 2 मिलियन पाउंड कमा रहा है बंदा इतने खूबसूरत तरीके से। तो ठीक है, वहाँ की इकॉनमी 10 गुना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो इस तरह की सस्टेनेबिलिटी हो हमारी कि हम जो है $1-2 लाख महीने साल का कमाएं एटलीस्ट, इस तरह इतने टाइम लगाने के बाद। और मैं अब एक बिजनेस फैमिली से अगर मेरा ताल्लुक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं एज अ बिजनेस इसको देखूँ तो यार कोई और बिजनेस भी साथ में शुरू करना चाहिए, या चाहिए था, या अभी भी काम करना चाहिए, ताकि आप कुछ कमा सकें सही तरह से सस्टेनेबिलिटी के साथ। So the question here is कि is it because of the category के, क्योंकि वो skits और वो वाली videos जो है उनकी ट्रैक्शन कम हो गई, या ओवरऑल आप कंटेंट पे ये बात कर रहे हैं? ओवरऑल मैं यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना इस वक्त, यूट्यूबर्स और स्पेशली पुराने यूट्यूबर्स, उनको आप देखें, उनकी पिछली 6 महीने की वीडियो के अंदर आप देखें कि उन्होंने ब्रांड इंटीग्रेशन कितनी की है। और उन्हीं यूट्यूबर्स के इंस्टाग्राम पे आप देखें पिछले 6 महीने, तो आप देखें कितनी ज्यादा इंटीग्रेशन की है। तो इंस्टाग्राम पे काम मिल रहा है ब्रांड्स। Why is it so? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेंटालिटी क्या है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। देखिए ज्यादा कंज्यूम तो हो रहा है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी तो है, व्यूज तो आ रहे हैं उनके पास। मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्यूज कम नहीं हुए, व्यूज इतने कम नहीं हुए जितना ब्रांड पीछे हट गया है। अगर मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात करूं तो आप देखें उनके पास मिलियन व्यूज भी आते हैं, 4-5 लाख व्यूज भी आ रहे होते हैं आसानी के साथ, लेकिन ब्रांड इतनी आसानी के साथ, इतनी स्पीड के साथ या कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो एसोसिएट नहीं करता यूट्यूब के कंटेंट में। लेकिन इंस्टाग्राम पे कुछ भी बनवा दो। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें ब्रांड के साथ कोलैब करना कितना ज्यादा आसान है किसी नए बंदे के लिए भी। कोई नया कंटेंट क्रिएटर आता है, आप यूट्यूब शुरू करें, आपको 2 साल लग जाएंगे, आपके लिए ब्रांड एक्वायर करना बहुत मुश्किल होगा, ब्रांड के साथ काम करना, कोलैब करना मुश्किल होगा। बिकॉज़ ऑफ द कंटेंट कैटेगरी आल्सो, कि एंटरटेनमेंट कंटेंट पे नहीं होता। नहीं, इंस्टाग्राम पर तो एंटरटेनमेंट चल रही है फुल, इंस्टाग्राम पे तो एंटरटेनमेंट चल रही है, और वहां पर कोलैब भी हो रहे हैं, वहां पर ब्रांड इन्वेस्ट कर रहे हैं एंटरटेनर्स को। मैंने अभी जो पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट यूट्यूब पर देखा है, आई हैव सीन सम ऑफ द क्रिएटर्स जिन्होंने 100,000 सब्सक्राइबर्स ही टच किए हैं, चाहे मैं जुनीद इकबाल की बात करूं या फिर मैं बात करूं लाइक की सरमाया फाइनेंशियल्स, तो मशल है, ये सब जितने भी पर्सनल फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, मुझे लगता है कि ये कैटेगरी में भी बूम कर रही है इस वक्त, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग इन्वेस्टर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट नाउ। थोड़ा सा एजुकेशन पर्सनल फाइनेंस की बढ़ रही है। आई कैन सी ब्रांड्स इंटीग्रेटिंग विद दीज काइंड ऑफ यूट्यूबर्स जो कि फाइनेंस यूट्यूबिंग कर रहे हैं। आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द कैटेगरी आल्सो। मुझे ऐसा लग रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं ना उन ब्रांड इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एक कैंपेन की बात कर रहा हूँ। हम एक ब्रांड की बात करते हैं, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ब्रांड की बात करते हैं, चिप्स का ब्रांड है, उसने एक कैंपेन डिजाइन की, उसने बोला यार ये हमारे चिप्स आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे चिप्स आ रहे हैं, और उसके बाद जो है हमें इसका कंटेंट बनवाना है। तो वो जब कैंपेन डिसाइड करेंगे, वो यूट्यूबर्स का नाम ही नहीं डालते उस कैंपेन में भाई, वो सारे 10 इंस्टाग्रामर से रील्स बनवानी है, किसी से व्लॉग बनवाना ही नहीं है, किसी के साथ पॉडकास्ट में इंटीग्रेशन नहीं करनी। नाउ डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अब मैं चॉकलेट वाले की बात करता हूँ, मैं मैगी वाले की बात करता हूँ, मैगी बोल दिया, अगर मैं नूडल्स वालों की बात करता हूँ, या फिर मैं मुख्तलिफ डिटर्जेंट वालों की बात करता हूँ, कपड़े वालों की बात करता हूँ, एक ना आपने देखा होगा हर ब्रांड की ना कैंपेन आती है,
कि 8-10 यूट्यूबर 8-10 इंस्टाग्रामर जो है वो उसकी रील बना रहे हैं. हाँ. ये कैंपेन आई हुई, वो कैंपेन आपको इजीली यूट्यूबर्स के पास नहीं मिलेगी. क्या ऐसा है कि इंस्टाग्रामर्स कंपैरेटिवली सस्ते हैं? नहीं सस्ते नहीं है, सस्ते नहीं है, इतने सस्ते नहीं, सस्ते हैं लेकिन इतने सस्ते नहीं है. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड को लगता है कि उनकी प्रेजेंस जो है वो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा इजीली हो जाती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो कहते ही हैं कि पहले सेकंड में ही ब्रांड का नाम ले लो. यूट्यूब वाला तो 10 मिनट में Very बीच good में बात point. करेंगे, क्योंकि हमें तो ये कंटेंट, है. क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट इज हीरो. यूट्यूब पे आई एम नॉट मेकिंग एन एड. इंस्टाग्राम पर इनको एड मिल जाता है. हाँ. अच्छा, ब्रांड मैनेजर्स से 10 साल से मेरी एक डिस्कशन रही है. डे 1 से ही मेरा ये झगड़ा था, यार हम लोग ऐड नहीं बनाते हैं, हम सटल तरीके से करेंगे, हम ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे, हम उस तरह से करेंगे कि हम बात भी करेंगे, नाम भी लेंगे हम लोग, लेकिन ब्रांड, हमारा कंटेंट विल बी हीरो, ठीक है, और ब्रांड साथ में होगा उसके, ठीक है, लेकिन कंटेंट ऊपर होगा. लेकिन आप इंस्टाग्राम में देखें, कहानी डिफरेंट है. कंटेंट इज नोवेयर टू बी फाउंड बट ब्रांड इज हीरो. तो ब्रांड, सबसे पहले ब्रांड की बात होगी, 2-3 जगह होगी, 30 सेकंड की रील में 3 मरतबा ब्रांड की बात चल रही है. तो ब्रांड के लिए फायदा है कि देन उसको 30 सेकंड का वो चंक निकालना होता है, वो रील निकालनी होती है, और उसको वो बूस्ट करते हैं. क्रिएटर को वो देंगे 50,000 रुपए और बूस्ट करेंगे 50 लाख रुपए का. ये डिफरेंस है, ऐसा भी डिफरेंस है. लॉल. हाँ, मेरे साथ एक हुआ था. एक बंदे ने, अपने एक दोस्त का बताता हूँ, मेरे एक दोस्त को एक बंदे ने ना वीडियो बनवाई इसी तरह की ना, एक ब्रांड के लिए. उन्होंने उसको दिए 1 लाख रुपए, ठीक है, उसने बनाकर दे दी वीडियो. उन्होंने बूस्ट पता है कितने का किया? 1 करोड़ रुपए का. सीरियसली? उस पे व्यूज कितने हैं? 60-70 मिलियन व्यूज हैं उस एड के ऊपर. 55-54 मिलियन व्यूज उस एड पे. तो बाय द वे, मैंने अगर बोला आपका कंटेंट अच्छा हो ना तो आपको इतना बूस्ट नहीं करना पड़ता इंस्टाग्राम पे. आई हैव सीन पीपल नहीं, ऐड था ना, वो तो ऐड था. हाँ, मतलब मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर तरीके से कंटेंट, आई हैव सीन कंटेंट क्रिएटर्स 10-10 20-20 मिलियन व्यूज, और मैं ये पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स को बता रही हूँ, ऐसा ही है. आते हैं लोगों के पास, कंटेंट अच्छा होगा तो. ब्रांड के पास नहीं पर आते ना. ब्रांड को ये नहीं समझ में आता कि वो बेचो वाले इस चक्कर में ना. ब्रांड तो शुरू से ही कहता है कि ऐड बनाओ पूरा. आप देखें ना, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स जब ब्रांडेड कंटेंट बनाते हैं, उनके कंटेंट के ऊपर शेयर्स क्यों नहीं आते? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ऐड बना दिया होता है उन्होंने. उनकी हाँ. मजबूरी है, क्योंकि ब्रीफ, अब तो सीन पता है क्या हो गया, अब चैट जीपीटी आ गया है, ठीक है, तो ब्रांड मैनेजर्स के पास तो पूरी कैंपेन होती है. वो तो पूरा बोलते हैं कि भाई ये रट्टा लगाना है, अपना यही बोलना है. ब्रीफ आ गई है ना अब तो, कि ब्रीफ में और ये डायलॉग है, आपने ये डायलॉग बोलना है. कि मेरा काम ही नहीं है इस तरह का, मेरी अलग स्टोरी टेलिंग का कुछ काम लेकिन है. कंटेंट क्रिएटर्स में देखती हूँ ऐसे हैं, जैसे मतलब मैंने 2-3, जैसे अगर मैं अभी काजी अकबर को लास्ट वीक मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनके रील्स देखी, मैंने जुनेजो की रील्स देखी है. तो ये लोग जब ब्रांड को इंटीग्रेट करते हैं तो वो बहुत ही मतलब सफाई के साथ इंटीग्रेशन होती है. बेशक, हाँ. और मुझे वो लगता है कि यार ओके, आई विल स्टिल वॉच दिस रील even if there is a brand integration. Me as a marketer would know कि यहाँ पे brand integration है, but the content is very strong. Yes. तो ये बहुत कम मिलता है, या ये तो बहुत उनको कम मिलता है. या तो उनको क्रिएटिव स्पेस दे देते हैं क्योंकि वो बड़े दोनों चीजें हैं. इसके अंदर, दोनों चीजें हैं इसके अंदर, कि एक तो वो क्रिएटर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हाँ. हर कोई तो शाहरुख खान नहीं हो सकता ना, हाँ. ठीक है, हर कोई तो इतना मेहनती भी नहीं हो सकता. हम्म. पहली चीज मेहनत भी है, दूसरी चीज क्रिएटिविटी भी है. हाँ. हर कोई इतना क्रिएटिव हो भी नहीं सकता. एक होती है बेसिक क्रिएटिविटी, एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी. दूसरा, वाकई इसमें भी कोई शक नहीं है कि वाकई मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्रिएटिव स्पेस मिलता है. हमें भी अक्सर बेशतर क्रिएटिव स्पेस मिलता है. कराची वाइन्स में तो इतना क्रिएटिव स्पेस मिलता था हम लोगों को कि हम अपने मुताबिक बात करते थे कि बॉस हम बनाएंगे कंटेंट और आपको मजा आएगा वीडियो देख के. और होता ही ये था कि 5 मिनट की वीडियो होती थी, उसके अंदर ब्रांड इतनी खूबसूरती के साथ इंटीग्रेट होता था कि लोग तो कहते थे कि यार ये क्या सीन है. कुछ वीडियोज ब्रांड की बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने उसका जो कंटेंट बड़ा नेक्स्ट लेवल बनाया था. तो ब्रांड के लिए तो बहुत फायदा हो गया था कि वो सिर्फ कंटेंट नहीं था, उसके अंदर ब्रांड की प्रेजेंस इतनी ज्यादा थी. सो या इट डिपेंड्स, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता. लेकिन ये है कि क्रिएटिव स्पेस इतनी आसानी से मिलता नहीं है. ज्यादातर ब्रांड चाहता है कि हम हीरो बने, क्योंकि हमें बूस्ट करना है उसको. अब 5 मिनट की वीडियोस तो बूस्ट नहीं होती, इसलिए यूट्यूब वालों का थोड़ा सीन ऑफ है, समझिए आप. पॉडकास्ट तो बूस्ट नहीं होता ना. पॉडकास्ट अगर मेरे साथ कर रहा है कोई मुझे आई थिंक देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑफ माइन ऑन पॉडकास्ट आल्सो. आपने तो इतने सारे किए हैं, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू. सो इवन पॉडकास्टिंग में आई स्ट्रांगली फील कि हम ये काम यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, हम लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बना रहे हैं. और मुझे, एंड एज यू सेड कि कंटेंट इज किंग ऑन यूट्यूब, तो कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं वेयर आई फील अब से
not just Qazi Akbar, but there are a lot of other CEOs जिनको मैंने इंटरव्यू किया, फाउंडर्स को इंटरव्यू किया, जिनका कंटेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. आई वाज लाइक क्या सिखा रहे हैं, क्या बिजनेस की बात सिखा रहे हैं. यंग एंटरप्रेन्योर्स को तो बहुत सीखने को मिलेगा. Then I see 1,000 views and I see 2,000 views and I'm like यार whenever there is like मुझे लगता है कि यार ये कंटेंट तो बॉम्ब होने वाला है, वहां पे मुझे व्यूज नहीं दिख रहे. और सेंसेशनल शशके वाला कंटेंट अगर हम डाल देते हैं, हाँ I see a lot of views. हाँ, ऐसे ही है. किसी से पूछ लो भाई कितने पैसे कमाते हो. बट ऐसा बाहर नहीं है ना. अगर हम इंडियन कंटेंट देखें, हम इंडियन पॉडकास्टर्स को देखें, उनका इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी दे गेट ट्रैक्शन. ठीक है, आप अभी अमेरिकन पॉडकास्टर की बात कर रहे थे, तो इवन इंटरनेशनल पॉडकास्ट व्हेन दे क्रिएट एजुकेशनल कंटेंट, वो बहुत क्रिस्प टू द पॉइंट सिखा रहा है कंटेंट, इट डज गेट व्यूज. यू एज अ पॉडकास्टर, ये तो तकलीफ वाली बात कर रही हो आप ना. ये तो वो वाली बात कर रही हो कि मुझे रोना आ जाएगा. मैंने भी लास्ट पॉडकास्ट किया एआई के ऊपर. एआई के ऊपर मैंने पॉडकास्ट किया है, और कुछ पॉडकास्ट मैंने किए हैं ऐसी तफरीह के अंदर ना, उन पर कोई 5 लाख व्यूज 6 लाख व्यूज पॉडकास्ट के ऊपर आना बहुत बड़ी बात होती है. ऐसे आए पॉडकास्ट के ऊपर व्यूज मेरे. और एक जिसके ऊपर मेहनत करो, अभी लास्ट मैंने एआई का किया, इतना खूबसूरत पॉडकास्ट है, और आने वाले वक्त का पॉडकास्ट है. जो बंदा था वो इतना एआई एक्सपर्ट था, और हमने बड़ा सही तरह से उसने जो है ना वो एआई के बाकी टूल्स को एक्सप्लेन किया, फ्यूचर को एक्सप्लेन किया, थोड़ा पास्ट की बात की, थोड़ा चैट जीपीटी डिटेलिंग में बात चल रही है. और उस पॉडकास्ट पर व्यूज आए 1,000. तो एक मैंने पॉडकास्ट किया था थेरेपिस्ट के साथ, जो है डॉक्टर राना हेरा, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान. और वो उसने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इतने टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात की, 1.5 घंटे की कॉन्वर्जेशन. और मुझे पता था कि उसके रिव्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पता था जो देखेगा वो पागल हो जाएगा देख के. इतनी खूबसूरत कॉन्वर्जेशन है, उस बंदी की नॉलेज ही इतनी है माशाल्लाह से. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम दूसरी तरफ देखें, पैकेजिंग, इज इट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग? क्योंकि मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट लगाई थी एंड जुनीद अकरम कमेंटेड, इट्स नॉट जस्ट द कंटेंट, इट्स द पैकेजिंग आल्सो. सो उनका कमेंट Really? पढ़ के आई वाज लाइक पैकेजिंग क्या है? ओवरऑल हम देखें पाकिस्तान में व्यूज ही नहीं आते बॉस. मैं अकेला थोड़ी हूँ इस तरह के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू, एंटरटेनमेंट कंटेंट में वी सी. मैं तो नहीं हूँ ना अकेला जो इस तरह के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ. पाकिस्तान में बाकी लोग भी हैं, किसी के पास भी इतने व्यूज नहीं आते जितना एंटरटेनमेंट में आते हैं. 1 मिलियन व्यूज. लेकिन जब हिंदुस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स को देखें तो वो इस तरह के ड्राई टॉपिक्स पे, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे बात करते हैं. वो तो क्या ऑडियंस है. क्या पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इस बारे में बात करना, या सुनना नहीं चाहते? आई डोंट नो क्या सीन है. तो क्या आपको लगा आपने पॉडकास्टिंग से यू वर एबल टू मेक इट अ सस्टेनेबल बिजनेस? क्योंकि मैं वापस जाती हूँ उस बात पे, आप कह रहे थे कि अगर कोई कंटेंट को 10 साल कर रहा है यहाँ पर और वो फिर भी एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बन सकता, तो आई फील कि कोई और भी बिजनेस आपको साथ में स्टार्ट कर लेना चाहिए. यू सेड दैट राइट? तो पर आपने अभी पॉडकास्ट के शुरू में एक बात और बोली थी, जब मैंने आपसे कहा कि मुझे लगता है कंपटीशन बढ़ गया. यू सेड कि कंपटीशन नहीं है, राइट? So this is a mix of two perspectives. Now tell me, anybody who's a young content creator who's watching you, would you like to give them like a hope कि हाँ अगले 10 सालों में content तुम्हारा business self sustainable business बन सकता है? 100%. देखें, सेल्फ सस्टेनेबल, मैंने कराची वाइन्स की बात की थी, वो एक कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर उस एंटरटेनमेंट की स्किट्स की कैटेगरी के अंदर आप देखें हर कोई स्ट्रगल कर रहा है. लेकिन फिर उसके बाद पॉडकास्ट आते हैं जिसके अंदर लोगों को थ्राइव करते हुए देखेंगे. हम डेली व्लॉग्स देखते हैं, लोग थ्राइव क्या कर रहे हैं, करोड़ रुपए. हर कोई बता रहा होता है ना, मैं तो 1 करोड़ रुपए महीना कमा लेता हूँ. तो उसके अंदर तो सस्टेनेबल क्या, वो तो लोगों ने बड़ी दुबई में फ्लैट्स ले लिए हैं. ये वाला सीन है. ठीक है, ओके. तो डिपेंड ऑन अ कैटेगरी फर्स्ट. दूसरा ये है कि इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट एज वेल. नाउ मुझे लगता है कि, और मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ कि अगर मेयारी चीज़ अगर आप जंगल में भी बेचेंगे ना तो आपको खरीदार मिल जाएंगे. अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा ना तो आने वाले वक्त में भी आपके पास ब्रांड आएंगे, क्योंकि अब ब्रांड के पास कोई ऑप्शन है नहीं. इस वक्त पूरी दुनिया में ब्रांड्स के पास कोई इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि एड्स बनाने वाला टाइम जो है वो, टीवी पे चलाने वाला टाइम जो है वो स्लो जाता जा रहा है. तो उनके पास है कौन? आप ही हैं. तो आपको तो काम मिलेगा. आप जिस तरह का काम करेंगे उस पर डिपेंड करता है. मैंने पॉडकास्ट अगर शुरू करें तो उसका रीज़न ये, सबसे पहला रीज़न तो ये था, और कंटेंट क्रिएटर को ही बता रहा हूँ, हर कंटेंट क्रिएटर को मैं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हो और अगर आप चाहते हैं कि आप पैसों के लिए काम करें, तो ये तो कभी भी नहीं सोचना. इसलिए मैं पैसों की बात ना बहुत कम करता हूँ. कंटेंट क्रिएशन पे जब मैं बात करता हूँ, वो तब मैं बात करता हूँ जब थोड़ी सी ना कंटेंट के बाद की कहानी है ये ना. हम पहले कंटेंट पे बात करते हैं, उस पैशन पे बात करते हैं, उस मेहनत पे बात करते हैं, उस क्रिएटिविटी पे बात करते हैं, क्या करना चाहिए, ये वो. पैसों की बात बाद में. दुबई में एक इवेंट था, वहाँ पर ट्रेवर नोआ आया था, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉमेडियन है. तो उसने बोला था कि मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ जॉब वेल डन
एंड वो चीज़ मुझे इसकी वो जो कोट है उसका, वो लाइन मुझे इतनी ज़्यादा समझ आई, मैंने बोला यार दैट इज़ एक्चुअली ट्रू, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जॉब वेल डन। तो बेसिकली आपने पैसों के लिए तो काम नहीं करना है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपने कंटेंट के लिए काम करना है, उस मेहनत के लिए काम करना है, क्योंकि यू नेवर नो कि कितना पैसा आएगा, आपकी इस वीडियो पे 500 व्यूज आएंगे या 500 मिलियन व्यूज आएंगे, यू डोंट नो अबाउट इट। आपको अच्छा काम करना है। आपको कॉन्स्टेंटली तो अच्छे काम पे बात करते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? मुझे इसको थोड़ा डिकोड करना है। फॉर एग्जांपल अब आप पॉडकास्ट की पॉडकास्ट की बात Okay. करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी आप उस पर आपका ज्यादा फोकस है, राइट? काफी ज्यादा तो पॉडकास्टिंग के लिए प्री प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है? आर देयर पीपल हु रिसर्च फॉर यू? इज देयर अ टीम और डू यू रिसर्च योरसेल्फ? पहले प्री प्रोडक्शन पे बात करते मेरे हैं। पास ना टीम में 4 लोग हैं टोटल। एक का नाम फसी है, फसी जो है सारी प्रोडक्शन देखता है। एक का नाम अनस है, अनस जो है वो कोऑर्डिनेशन देखेगा, कंटेंट देखेगा, प्लान देखेगा, किसके साथ पॉडकास्ट करना है। आयशा राइटर है, राइटर मतलब ये है कि वो पॉडकास्ट का नाम डिसाइड करेगी, क्लिप्स के नाम डिसाइड करेगी, पूरा पॉडकास्ट सही से देखेगी, कुछ सही है गलत है वो देखेगी कि यार कॉपी राइटिंग भी वो- कर रही है। कॉपी राइटिंग देखेगी उसकी, Okay. और वो रील्स के नाम देखेगी, देन रील्स निकालेगी वो, ओके, और वो क्लिप्स निकालेगी वो, कंटेंट ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन सारी देखेगी कि एक ठीक है। कंटेंट से 36 कंटेंट निकलते हैं हमारे, हाँ, तो वो सारी देखेगी, वो आयशा का काम है। ओके, और अमान का काम है पॉडकास्ट एडिट करना, और फसी जो कि प्रोडक्शन देख रहा है इसका काम है रील्स निकालना। सही है। और अनस जो है, अनस सारे कंटेंट को देख रहा है, और अनस जो है मौजूद है पॉडकास्ट के दौरान, और उसके साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि हम लोगों को किन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर नहीं बात करनी चाहिए। वो नए नए गेस्ट भी ढूंढ रहा होता है, किसको बुलाना है, अच्छा, किसको नहीं ठीक बुलाना है, है। ठीक है, ये ठीक वाली है। इस तरह से मैंने तो टीम बनाई रिसर्च हुई है मतलब अपनी। आपकी टीम रिसर्च करती है इस काफी पे, करती है। ओके। और पॉडकास्ट गेस्ट डिसाइड करने के लिए कोई क्राइटेरिया? कोई क्राइटेरिया नहीं भाई, मैं आपको सिंपल अपना तरीका बताता हूँ। कोई तो मतलब पॉडकास्ट शुरू क्यों किया मैंने? रिसर्च माइंडसेट जानना है कि आप लोग किस पॉडकास्ट तरह मैंने से- शुरू क्यों किया, मेरा सिर्फ ये था कि अगर मैं किसी लड़के लड़की आंटी अंकल किसी को भी ऐसा जानता हूँ जो कि अपनी फील्ड में माहिर है, और मैं उससे बात करना चाहता हूँ कि यार आई वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, और इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, इफ यू आर अ बिजनेसमैन एंड आई वांट टू हैव अ चैट विद यू एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, हाउ कैन आई लर्न? मैं तो किसी पॉलिटिशियन को कॉल करके नहीं बोल सकता कि आए किसी चाय के ढाबे पे बैठते हैं, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आई वांट टू नो बिकॉज आई लाइक नोइंग थिंग्स। ओके, मेरा दिल करता है कॉन्वर्सेशन करने का, Okay. सीखने का। तो पॉडकास्ट एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं उस इंसान को बैठाकर बात कर सकता हूं और एक कॉन्वर्सेशन कर सकता हूं अपने लिए, और माइक और कैमरे लगे हुए, तो उस कॉन्वर्सेशन से लोग भी सीख लेंगे। तो अपने लिए खुद की सेल्फ एजुकेशन के लिए मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था, और इससे मुझे And- बहुत फर्क पड़ा है। I know that. I can feel that कि podcasting and meeting such kind of people help you personal development में भी और professional development एंड आई में थिंक भी। ये तो एक बहुत बड़ा जर्नी है, क्योंकि ये जब से मैं इसमें आया हूँ तो इट्स अ प्रिविलेज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जर्नलिस्ट से मिल सकता हूँ, ठीक है। इतनी सारी स्टोरीज पता चलती हैं ऐसी जो कि आपको कहीं नहीं मिलती, मीडिया पे पॉसिबल ही नहीं है वो ऐसी चीजें आना। हाँ, किस तरह के जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के इदारे के लोगों से मिलते हैं आप ना, ठीक है। And what about ये बड़े guests? For example, I watched बड़ा आपने guest? वसीम अकरम का इंटरव्यू, I mean, वसीम अकरम that's साहब। like, you know, वसीम अकरम साहब का आपने Yes. इंटरव्यू किया, तो Yes. how were you able to get him? Is it because you pitch or they come to you या मैसेज किया? यार कहाँ क्रिकेट पता है क्या सीन है? क्रिकेट का सीन ये है, क्रिकेट का ना मैं बहुत आशिक हूँ। क्रिकेट का आशिक ऐसा हूँ मैं कि मेरा इतना दिल टूटा है क्रिकेट में। मैं बहुत रोया हूँ। ये वाला सीन है कि लोग मोहब्बत में रोते हैं, मैं क्रिकेट के लिए रोया हूँ बहुत यार, जेन्युइनली। मतलब मैं रोया हूँ सबसे पहले 2003 में, ठीक है, जब मैं 11 साल का था। वर्ल्ड कप से बाहर आया 2007 में रोया, फिर वर्ल्ड कप से बाहर हुए हम लोग 2009 में रोया, 2009 था या 10 था जब माइक हसीना छक्के मारे थे, 2011 में मोहाली में रोया, 2015 में मौका वाला सीन आ गया था जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो रोया। तो हम तो रोए हैं, फिर खुश भी बहुत हुए हैं। 2009 में वर्ल्ड कप जीते, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो मेरा तो क्रिकेट से ये मोहब्बत आशिकी वाला सीन है। और ये बात जब मैं किसी मैंने जब क्रिकेटर्स के साथ पॉडकास्ट शुरू किया, तो आप जब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन होते हो ना, तो आपकी कहीं ना कहीं बातचीत हो जाती है कि यार, क्योंकि मैंने बचपन में क्रिकेट भी खेली है, तो क्रिकेट के फैंस वो जानने वाले, तो कहीं ना कहीं से कांटेक्ट निकला। और एक मैनेजर से मुलाकात हुई मेरी, आई थिंक इमामुल हक का मैनेजर था। तो उसको अंदाज़ा हो गया था कि यार ये बहुत ज़्यादा धत्ती है क्रिकेट का। एक है क्रिकेटर रुमान रईस के नाम से, उन्होंने मुझे अपने उसमें बुलाया था, अपने एक इवेंट में बुलाया था, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ना। तो मैंने बोला यार रुमान भाई, मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना। ही हैड नो आइडिया कि मैं किस तरह का दीवाना हूँ। ही हैड नो आइडिया अबाउट दैट। वो पॉडकास्ट हमने किया है, ये इमामुल हक से पहले के पॉडकास्ट का बता रहा हूँ। वो पॉडकास्ट हमने किया है और वो खुद हैरान हो गया कि यार तुम क्या पागल हो, तुम्हें एक एक बॉल का पता है।
एक एक मोमेंट का पता है। मैंने बोला मुझे तो पूरा स्लोमो में चलता है मेरे सामने, एक शॉट, एक बॉल, एक शॉट मेरे पास दिमाग में वो बस जाता है, तो एक्सप्लेन करने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो हमने, आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है जिसमें विराट कोहली ने 2 छक्के मारे थे हारिस रऊफ को ना, और इंडिया जीत गया था, विराट कोहली ने जिताया था। तो वो उस सिर्फ सीन के बारे में हम लोगों ने ऐसा एक्सप्लेन किया उसको, कुछ और मुख्तलिफ क्रिकेटर्स पे बात की, और मैं हर क्रिकेटर पे बात कर रहा हूँ, तो वो बोल रहा है, वो समझ गया कि यार ये भी जो है ना ये फैन है, ये क्रेजी फैन है। तो वो हमारा पॉडकास्ट इतना वायरल हुआ कि जो आरसीबी का पेज है उन लोगों ने लगाया था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट कोहली की जो टीम है, और फिर वो इंडिया में वायरल, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में वायरल हो गया। तो वहां से कुछ क्रिकेटर्स ने देख लिया कि यार ये जो इसका इश्क है ना, इसके लिए आई थिंक करना जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने इमाम के साथ पॉडकास्ट किया, हसन अली के साथ पॉडकास्ट किया, जिसमें उसने बोला था बॉब्जी द किंग कर लेगा, एक वर्ड बड़ा मशहूर होता, शायद आपने सुना हो। तो फिर इसके बाद शाहिद अफरीदी के साथ जो एक तरह से कोलैब था मेरा, वो जो शाहिद अफरीदी की जो कमीज शलवार है उसके बारे में मैंने बात करनी थी। मैंने बोला मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन आप आए। तो उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने बोला यार ये फैन है। तो अगर आप फैन है ना तो क्रिकेटर्स पिघल जाते हैं, Okay. उनको दिखता है कि यार ये बंदा जो है ना ये It's not about पागल कि है। you're a big podcaster. It's नहीं, more नहीं, about नहीं। you know it's the about journey. it's about I love cricket. I love cricket a lot. So which is the guest जो आपके लिए बहुत ही memorable रहा है उफ, podcast में? यार I think यार crazy हो गया रोने था वाला ये तो। सीन, वसीम अकरम। मैं लेफ्टी हूँ ना, दुनिया में 10% लेफ्टी हैं, सिर्फ 10% लेफ्टी हैं, और मैं कंप्लीट लेफ्टी हूँ, लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म बैट्समैन जब मैं खेलता था। और इंटरेस्ट तो शदीद, और एक्शन भी वसीम अकरम का कॉपी करना है, वसीम अकरम बनना है बचपन से। और हर लड़के का, पाकिस्तान में जो भी लड़का बड़ा होता है उसको बॉलर बनना होता है, और फास्ट बॉलर ही बनना होता है। उसके बाद फिर ख्याल आता है कि नहीं यार हम तो 6.5 फुट के नहीं है, और हमारे अंदर तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि हम पढ़ाई को जो है वो साइड में करें, लाइफ में इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करें और फिर क्रिकेट की तरफ जाएं। वो एक अलग फील्ड है, बट मोहब्बत तो है। तो जब वसीम अकरम साहब सामने आए, मैंने बोला यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उनके मैनेजर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, क्या कहते हैं यार एक काम करो, मैं बात कर लेता हूँ उससे। बोला वसीम भाई ये बच्चा हमारा है, ठीक है, इसके साथ आप बिल्कुल सुकून से करें, और इसके साथ पहले चिलिंग करें आप। तो उन्होंने फिर मेरे साथ पहले 15-20 मिनट बातचीत की, थोड़ा मैं चिल हुआ। बहुत कम पॉडकास्ट ऐसे हैं इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना स्टार स्ट्रक हुआ हूँ, कभी भी नहीं होता मैं, कभी भी नहीं होता। ये था मेरे लिए ऐसा कि मैं थोड़ा सा घबरा रहा था शुरू में। फिर उसके बाद उन्होंने इतना चिलिंग से बात की, ऐसे बात की जैसे मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ, किसी लौंडे से बात कर रहा हूँ। तो वो पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। दूसरा शाहिद अफरीदी का पॉडकास्ट बहुत अच्छा था। मैंने रिव्यूज इतने अच्छे नहीं सुने थे लाला के बारे में, शाहिद अफरीदी के बारे में। मैंने सुना ये था कि बहुत सख्त इंसान है और ये बहुत ज्यादा रूड है, तो खैर करना। लेकिन वो तो ही स्टार्टेड जोकिंग विद मी, उन्होंने मेरे साथ मजाक शुरू कर दिया। मैंने बोला मेरे से शाहिद अफरीदी मजाक कर रहा है तो मुझे क्या टेंशन है। And which is the podcast you thought कि यार ये this was a, like you know this got big now podcasting. हाँ, पॉडकास्टिंग की जर्नी में यू बिलीव, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको एक ट्रैक्शन तो कराची वाइन से ऑलरेडी मिल गई थी, आपकी फॉलोअरशिप थी, पीपल न्यू यू, फिर आपने पॉडकास्ट शुरू किया। तो पॉडकास्टिंग में व्हिच वाज द पॉडकास्ट यू थिंक या पॉडकास्ट गेस्ट जिसके बाद आपको लगा कि यार बूम पे चली गई ये ट्रैक्शन अभी? हैं यार, मैं तो सिंपली कहूंगा कि मेरा जो पहला पॉडकास्ट था ना, पहला पॉडकास्ट, हाँ. वही मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। Okay. ये बहुत कम होता है कंटेंट, आपको पता है हम जब कंटेंट बना रहे होते हैं, मैंने तो 10 किस्म के कंटेंट ट्राई किए हैं। मैंने तो फूड ब्लॉगिंग भी की है, ट्रैवल ब्लॉगिंग भी की है, और दोबारा शुरू कर दूंगा, मेरा नहीं पता, ठीक है। मैंने तो स्केट्स भी बनाए, और वो नहीं होते हम लोग रिव्यूज जो कर रहे होते हैं, और रिएक्शन सारी वीडियोस की है मैंने, हर तरह का कंटेंट बनाया। तो उसके बाद जो है सिवाय प्रैंक्स नहीं किए मैंने, लेकिन बाकी सब किया मैंने। तो Okay. लेकिन ये सारे मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट किए हैं। हाँ. तो मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया तो मेरा पहला पॉडकास्ट जो है ना वो जबरदस्ती हुआ था। अच्छा, जबरदस्ती इन अ सेंस कि मेरी तो ख्वाहिश थी 2 साल से पॉडकास्ट करने की, और मैं देख रहा हूँ कि यार पाकिस्तान में मैं बहुत लेजी किस्म का इंसान हूँ कुछ चीज़ों के अंदर ना, तो मैं देख रहा हूँ यार हो रहा है, और मैंने दिमाग में अपना पॉडकास्ट शुरू कर लिया है। पहले 2 साल से शुरू किया हुआ है, इसको भी बुलाऊंगा, उसको भी बुलाऊंगा, फसी हम शुरू करने वाले, कब शुरू करेंगे। मुझे हाफिज नईम साहब की कॉल आई। हाफिज नईम साहब जो हैं वो जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची के। तो उनसे बातचीत थी, मेरी सलाम दुआ थी। तो उन्होंने कहा कि दानियाल मुझे तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना है। मैंने बोला हाफिज साहब मैं ना पॉडकास्ट इंशाल्लाह शुरू करने वाला हूँ, 2 साल से सोच रहा हूँ शुरू करने वाला हूँ, लेकिन शुरू जो है ना वो नहीं किया। कहने लगा भाई अभी जो है वो मामलात हैं इसके, आई थिंक
लोकल बॉडी इलेक्शंस का मामला चल रहे थे, तो मतलब तुम्हें तो बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करना होगा तुम्हें, तो तुम करो शुरू मेरे साथ ना, ठीक पहला है। पॉडकास्ट मेरे साथ करो। मैंने बोला करूँ, लेकिन कब करूँ, मेरे पास तो इक्विपमेंट भी नहीं है। तो कहना ये क्या क्या चाहिए होता है, मैंने बोला ये चीज़ चाहिए होती है, कहना ये कब आ जाएगा, मैंने बोला यार कल आ सकता है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ उसको बॉय को जो कि कैमरा वाला और ये माइक वाला है, कैमरा माइक, ये पॉडकास्ट माइक चाहिए था, रिसीवर चाहिए था, हमें लाइट्स चाहिए थी, सारी चीज़ चाहिए थी, और मेरा प्लान था ऑलरेडी। तो मैंने उसको फ़ौरन ऑर्डर कर दिया, मैंने बोला यार तुम पहले ये भिजवा दो फ़ौरन ना, ठीक है, मुझे ये करना है अपना, फाइनली डिसाइड हो गया। हमने मेरा अगर अगले दिन पॉडकास्ट था तो मैंने मानी को बुलाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइटिंग का नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था हमें कि लाइटिंग किस तरह करनी है, ऑडियो किस तरह करना है, इसका कैमरा का सेटअप क्या करना है। पॉडकास्ट में स्किट्स अलग होते हैं और ये थोड़ा डिफरेंट है। तो मानी आ गया, मानी ने सुबह से सेटअप करना शुरू कर दिया, और उसके बाद ये हाफिज़ नईम साहब आए और हमने पॉडकास्ट शुरू किया, और ऐसे ही निकल गया। एंड आई वाज शॉक्ड जब वो पॉडकास्ट अपलोड हुआ और क्लिप्स अपलोड हुए, रील्स अपलोड हुए, तो वहाँ पर ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिल गया था कि मुझे इतनी अच्छी मोटिवेशन मिल गई। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट ही पॉलिटिशियंस से किया, फारूक सत्तार और ये पीटीआई के एक पॉलिटिशियन थे, उनके साथ काम किया, मतलब उनके साथ ये पॉडकास्ट किया, काम किया उनके साथ पॉडकास्ट किया, तो काफ़ी। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब। एंड विच आर द गेस्ट इन योर लिस्ट जो कि अभी तक आपने नहीं किए हैं एंड यू आर लाइक डेस्परेटली वेटिंग फॉर दोस मोमेंट्स? मतलब कौन से गेस्ट ऐसे रहते हैं जिनके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, करना चाहते हैं पर अभी तक नहीं किया? नहीं, ये करना चाहते हैं लेकिन वो मान नहीं रहे, वो वाले कैसे? नहीं, आई डोंट नो, मान नहीं रहे, आपने ट्राई नहीं किया, या यू लुकिंग फॉरवर्ड एनी, मतलब इट कैन यार- बी एनीबॉडी ना इन द वर्ल्ड कि यार मुझे इसके साथ पॉडकास्ट करना है। अच्छा, यू आर आस्किंग मी दिस, तो यार अगर इंटरनेशनली इफ यू आस्क मी कि यार मैं किसके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा, इफ यू आस्क मी राइट नाउ, तो आई वुड से देयर इज एन इंटरव्यूअर कॉल्ड पॉडकास्टर, आई वुड से पॉडकास्टर कॉल्ड अनस बुखाश। ओके, अनस बुखाश दुबई में होते हैं, ठीक है। और उनका जो पॉडकास्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है AB टॉक्स। अनस बुखाश, अनस Okay. बुखाश नाम है उसका। आई थिंक फॉर मी ही इज वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशनलिस्ट इन द वर्ल्ड राइट Okay, नाउ। okay. I will watch him then. You I haven't watched Anas No, Bukhash? I haven't. क्या बात कर रही हैं आप यार? You have to watch Anas Bukhash. Anas Bukhash is the best. And in Pakistan, what do you think? कौन से content creators हैं जो आपको लगता है can be budding creators also कि यार Can be? ये budding content creators also कि आपको लगता है कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं या आगे जाके you know they'll be big soon, या फिर आपको कुछ ऐसे नाम आप मुझे बताएं जब आपको लगता है यार इनका काम बहुत अच्छा है, मैं इनसे इंस्पायर होता हूँ? इनका काम बहुत अच्छा है, मैं इनसे इंस्पायर होता हूँ। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान में तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। जैसे कि शुरू से ही हमने कंटेंट बनाया तो मूरू भाई को से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। हम कभी भी अगर इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम कॉपी की बात नहीं करते, हम काम के तरीके की बात करते हैं, हम क्वालिटी की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार क्या मेहनत है। मैं इंस्पायर हुआ हूँ बहुत ज़्यादा जुनैद अकरम से, मैं इंस्पायर हुआ हूँ बहुत ज़्यादा इरफान जुनेजो से, मैं इंस्पायर हुआ हूँ इवन मानी से। मेरी टीम का जो लड़का है मानी, और जितना ज़्यादा उसने मेहनत के साथ काम करता है तो मैं तो इंस्पिरेशन तो सबसे ही ले लेता हूँ मैं। इवन तो मेरा जो आपके बॉय top है 2 favorite अजलान, बताएं ना। अगर मैं अजलान की बात करता हूँ, मेरे अजलान को जानती है? अजलान शाह, द ग्रेट अजलान शाह। तो उससे क्या इंस्पिरेशन मेरी कि जिस स्पीड से वो रील्स बनाता है, आई रियली लव इट। सो आप कंप्लीटली किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर नहीं होते, आप छोटी छोटी चीज़ें लेते हो किसी से ना कि यार ये चीज़ तो मैंने इसकी नोटिस की है, क्या क्रेजी है, ज़बरदस्त सीन है। तो ये है, क्योंकि आप जिस भी बड़े क्रिएटर को देखेंगे ना तो उसका बड़ा होने की कोई ना कोई वजह होती है। ऑफ कोर्स। तो स्पेशली जब आपका कांटेक्ट होता है उस इंसान से और जब मुलाकात होती है तो आपको दिख ही जाता है कि अच्छा ये सीन है आपका, बड़े यार, वेरी नाइस। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा खुश करती हैं ये चीज़ें। अगर ये क्रिएटर्स हैं तो ये होप है ना हमारी इंडस्ट्री की। ओके। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स इनका नाम लेना ऑफ कोर्स मैं भूल गया या फिर याद नहीं आया। जैसे कि हम बात करते हैं रामेश सफ़ा, रिसेंटली जो है जिस तरह से वो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, ही हैज़ डन अमेजिंग फॉर हिमसेल्फ। आई रियली लव इट। मैं ताबिश हाशमी की एग्जांपल देता हूँ जहाँ से उन्होंने शुरू किया और जिस मुकाम पर है, आई रियली लव दिस थिंग अबाउट हिम। एंड देन वाइल्डलेंस बाय अब्रार मेरे लिए ट्रैवल में सबसे बड़ी जो है वो इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरी नज़र में वो इम्पॉसिबल है मेरे लिए करना कि एक बाइक पर रात में निकला हूँ मैं ईरान की सड़कों पे और पता नहीं कजाकिस्तान के जंगलों में। अरे भाई जानवर आ जाएगा। मैंने बोला यार अबरार भाई वो तो ठीक है यार, वो जिन्नात और भूत चुड़ैल से डर नहीं लगता, वो कह रहे इंसानों से लगता है भाई, मुझे इनसे नहीं लगता। तो
जब आप काम करते हैं और यू नो अब ये तो वो लोग हैं जिनमें से अक्सर लोग अपना कंटेंट खुद एडिट कर रहे होते हैं। मैंने काफी सुना है जब मैं पॉडकास्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस देखती हूँ, आप कह रहे हैं कि आपका एडिट कोई और करता है, आपको नहीं होता कि यार मैं माइक्रो मैनेज करूँ, मैं देखूँ? मैं तो पीछे खड़ा हुआ तो बहुत सारे अच्छा, आप करते हैं माइक्रो मैनेज? मेरे ऑफिस में होती है ना एडिट, सामने होती है एडिट, घर पे नहीं होती। यू आर समबडी कि यार ये क्यों रह गया, ये क्यों छूट गया? बहुत ज्यादा नहीं, देखें एक तरीका, एक पॉइंट होता है ट्रेन करना। हाँ। अगर आपके साथ एक बंदा 5 साल से काम कर रहा है और ये काम आपने 2 साल शुरू के 2 साल किया है, अब वो लड़के इतने पक्के हो गए, इतने ट्रेन हो गए कि वो मुझे समझाते हैं ठीक है कि दानियल भाई ये नहीं बोलना था ना, ये तो आप बोल रहे हैं जाने देंगे इसको हम, लेकिन नहीं जाने देंगे हम, ये हम नहीं डालेंगे पॉडकास्ट। अभी तो 2 पॉडकास्ट इन लोगों ने डाले ही नहीं, कह रहे हम नहीं डालेंगे, ये है ही नहीं टॉपिक अभी का, ये तो इसमें उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, अभी तो इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात हो गई और इनमें टॉपिक्स डिफरेंट है, तो हम ये पॉडकास्ट डिस्कार्ड कर देंगे। तो इतने ऐसे कितने सारे पॉडकास्ट हैं, इन बॉयज ने डाले नहीं। 10-15 पॉडकास्ट तो एटलीस्ट हैं जो इन लोगों ने अपलोड ही नहीं किया आज तक। अच्छा, ये तो बहुत ही बेकार पॉडकास्ट था। ओके, इसमें तो क्या मतलब आपने एम्पावर कर दिया अपनी हाँ, काफी टीम को। काफी ज्यादा, क्योंकि ये मेरी टीम इन अ सेंस कि देयर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर वाला सीन है ना। आयशा मेरी बहन जैसी है, ये सारे बॉय हैं, हम लोग सब तकरीबन 24 घंटे ही साथ होते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी तो हमारी gathering अगर वाला उसमें scene। फॉर एग्जांपल कुछ कट शट करना है कि यार यू नो ये 2 घंटे का पॉडकास्ट है और मैं चाह रहा हूँ कि ये 1-1.25 घंटे पे आ जाए, तो विल यू लाइक सिट एंड टेल देम? नहीं ऐसा नहीं है 1-1.25 घंटे पे आ जाए, क्यों आ जाए 1-1.25 घंटे? ये तो इतना हाँ, यही तो मुझे स्ट्रेटेजी समझनी है कि डू यू लाइक समटाइम्स यू नो कि आप उसको रिड्यूस करते हैं या आपको जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो आप डाल देते हैं पूरे 2 घंटे का? यार बेसिकली हमारे कैमरे के अंदर आपने देखा है ना 30 मिनट बाद जो टॉन कर रिकॉर्ड करना है, तो जब दूसरी बारी हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि मुझे पता चल जाता है एज अ पॉडकास्टर कि मैं क्योंकि मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो एकदम याद नहीं रहता दिमाग में, तो ये मेरा दूसरा क्यू होता है कि अब मुझे एंड की तरफ लेकर जाना है क्योंकि 1 घंटा हो गया है, ठीक है। वो टीम में से कोई नहीं बताएगा क्योंकि एक फ्लो चल रहा है, वो खराब हो जाएगा, लेकिन आपको जब आवाज आती है कैमरे की तो आपको याद आता है हाँ यार 1 घंटा हो गया, तो फिर मैं क्या करता हूँ, सारी बातों को रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार 1.5 घंटे तक जाए कहानी तो सही है, इट्स गुड। क्योंकि बेसिकली ये जो लाइट लगी हुई होती है, आप देखें सर के ऊपर लगी हुई होती है, आपने नोटिस नहीं किया 4 घंटे बाद जो सर चकराता है, ऑफ कोर्स मेरे सर में दर्द शुरू हो मैं तो जाता है। फौरन बोलता हूँ, मैं फौरन बोलता हूँ फसी को, यार फसी जैसी कट हुआ फसी प्लीज यार लाइट बंद कर दे यार प्लीज। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। मोनेटाइजेशन पे हम पीछे बात कर रहे थे, बट एक आखिरी सवाल उससे रिलेटेड है। आपने कहा कि यू आर पार्ट ऑफ योर फादर्स बिजनेस आल्सो, राइट? मतलब आई रन माय फादर्स बिजनेस, यू रन राइट नाउ। मैं अकेला हूं तो मैं आई रन इट। तो आप वो भी रन करते हैं, आप पॉडकास्टिंग भी करते हैं, एंड क्या कंटेंट इटसेल्फ इज सस्टेनेबल बिजनेस फॉर यू नाउ? यस इट इज। बड़ी मेहनत की है यार मैंने, अब नहीं होगा तो कब होगा? देखिए तभी तो लोगों को फायदा होप नहीं देनी है ना। अरे लानत है यार हम पर 10 साल हमने लगाए और कारोबारी खानदान से हम हैं। अब्बा ने सिखाया है दुकान किस तरह चलानी होती है, ऑफिस किस तरह चलता है और टीम किस तरह बनानी होती है, और मुझे फिर भी मेरे लिए सस्टेनेबल ना हो। Okay, tell me about the future. What do you think is podcasting specifically? Podcasting कितना लास्ट करने वाला है, और पाकिस्तान में do you think इसका अभी भी अगले 10 साल तक स्कोप है? 10 साल का तो मुझे नहीं पता मुझे, लेकिन आई थिंक आराम से 5 साल तक तो स्कोप है। Okay. लेकिन चैलेंजेस हैं इसके अंदर, चैलेंजेस ये हैं कि गेस्ट खत्म होते जा रहे हैं ठीक है यार गेस्ट खत्म होना हो, वो जो ब्रांड इंटीग्रेशन फॉर YouTube स्पेसिफिकली, वो जो आपने बोला ना, इट्स अ बिग चैलेंज। डरा दिया ना मैंने, डरा दिया मैं डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे डे वन से बताइए, डिसअपॉइंट कर दिया कि यार ये तो मैं हमेशा से लिंक्डइन के साथ चिपक के बैठी हुई हूँ कि शायद हो जाए। नहीं उनको चाहिए रील, आप रील बनाए, आप आपके पीछे आएंगे। अच्छा, बाय द वे ब्रांड्स के अलावा ऑडियंस में मैं देखूं ना, मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स में कोई सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ पकड़ा है तो वो इंस्टाग्राम है इवेंचुअली। आप मनी तो साइड ही कर देना, ऑडियंस ग्रोथ की बात कर लूं तो लोग यूज करते हैं यार, क्या कंजम्पशन है यार इंस्टाग्राम की, बहुत कंजम्पशन है। लेकिन वही वाला सीन है कि गोल्ड फिश वाला सीन है कि 10-10 सेकंड के लिए लोग याद रखते हैं, आपको फॉलो भी नहीं करते सही से लोग जो है। लेकिन यूट्यूब खानदानी है यार, यूट्यूब पर तो कम्युनिटी है, घर है मेरा, यूट्यूब खानदान है, वहाँ लोग हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ 1 महीने बाद भी आता हूँ तो अरे आ गए दानियल भाई, जबरदस्त गुड सीन है। कराची वाइन्स को 2 साल हो गए वीडियो नहीं बनाई, मैं गारंटी देता हूँ मैं वीडियो डालूंगा 1000 कमेंट्स होंगे, लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पर, वहाँ यूट्यूब है ना वो। लेकिन इंस्टाग्राम पर आप रील्स देखती हैं, लोगों के पास मिलियन व्यूज आ रहे हैं रील्स में, लेकिन फॉलोइंग में कन्वर्जन नहीं हो रही है। 1 मिलियन व्यूज है लेकिन हजारों फॉलोअर्स नहीं आ रहे उससे स्पीड के साथ, क्योंकि लोग देख रहे हैं, कौन फॉलो करे, बस लोग देख रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले आप जिसको फॉलो करते थे सिर्फ उसका कंटेंट आपके फीड में आता था, ठीक है, तो फिर आप नए लोगों को फॉलो करेंगे, एक्सप्लोर में जाके वैसे भी आता है। अभी तो सबके आपने जिनको फॉलो किया उनका कंटेंट ही नहीं आता ना आपकी फीड में। आपकी फीड में तो पता नहीं कहाँ से आ रहा होता है, कभी कहीं का, कभी कहीं का।
कभी भी कुछ भी हुआ था, कभी ब्रेन रॉट कॉमेडी शुरू हो जाएगी, कभी क्रिंज हो जाएगा, एक्सट्रीम ब्रेन रॉट। हाँ कभी क्रिंज कंटेंट आ जाएगा, कभी जो है फिर ट्रैवल आ जाएगा, कभी किसी को गलती से किसी को कुछ लाइक कर लिया तो भाई अलग ही एल्गोरिथम ने पलट गया एल्गोरिथम। and funny. it goes on. You're On right and कि conversion का बहुत ऑफ सीन है। ये बात सही है ना हाँ, कि व्यूज आ रहे हैं हाँ, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही, हाँ। और दूसरा फॉलोअर्स भी है, फैंस नहीं है, ये भी नोटिस करें, फैंस नहीं है। ये नोटिस करें आप, हाँ। फैंस और फॉलोअर्स में फर्क है। अच्छा, मैंने फिर भी कन्वर्जन देखी है बाय द वे। फॉर एग्जांपल देयर आर फ्यू रील्स, और वो भी एजुकेशनल कंटेंट में, एंटरटेनमेंट में नहीं देखी मैं मैंने। बोलने वाला था ना, वो तो मैं तो एजुकेशनल उन रील्स की कंटेंट बात मैंने कर रहा हूँ, देखा। एंटरटेनमेंट की। नहीं, मैंने वैल्यू मैं- बेस्ड कंटेंट में 100% होगा कन्वर्जन भाई। आते हैं। 50,000 व्यूज के ऊपर 500,000 लाइक 1000 फॉलोअर्स आएंगे, या। एंड देन उसके अंदर एक और चीज भी आपने नोटिस की होगी कि बंदा शक्ल दिखा रहा है अपनी और आवाज भी अपनी इस्तेमाल कर रहा है, हाँ, हाँ, क्योंकि वो एक पर्सनल टच आ जाता है। of course, यहाँ पर अगर हाँ। आपने आवाज भी अपनी नहीं दिखाई हुई, शक्ल अपनी दिखाई हुई है, लेकिन अगर आपने सिर्फ ज्यादातर दूसरे शॉट्स लगे हुए हैं और एक POV समथिंग कुछ के लिखा होता है, आई लव दोस रील्स बाय द वे, लेकिन उसमें जो है आपका कनेक्शन अपने फॉलोवर के साथ स्ट्रांग नहीं होगा जब तक फॉलोवर आपकी आवाज नहीं सुनेगा, जब तक आप और फॉलोवर वो आपकी fan पर्सनैलिटी वाली का नहीं बात भी पता होगा। सही है। फैन और फॉलोवर में फर्क है। फैंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। Fans So मुश्किल anybody or young content creator who's watching you and let's say who have started podcast, there are young podcasters also there out there and they've started, थोड़ी सी होप भी दे दी हमने, थोड़े से डिसअपॉइंट भी कर दिया दोनों केस में। बट टेल मी व्हाट डू यू डिसअपॉइंट सजेस्ट? क्या, मैं तो और होप दे सकता हूँ। आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं एज अ पॉडकास्टर, एज अ कंटेंट क्रिएटर। सिंपल, अपनी शर्टें बेचें, अपनी घड़ियां बेचें, अपना मेकअप बेचें, अपनी दुकान, अपना आटा बेचें, चीनी बेचें यार, अपने आम बेचें, चॉकलेट बेचें, अपनी माँ सफदर बेच रहा है ना, अपना परफ्यूम बेचें, माँ सफदर बेच रहा है और बाकी सारे मैं भी बेचूंगा इंशाल्लाह जल्द। दूसरा हाँ, अपनी ड्रिंक्स बेचें, जो कि कौन KSI क्या नाम है उसका, लोगन पॉल की अपनी ड्रिंक है ना, प्राइम के नाम से, कितनी महंगी ड्रिंक है। देन मिस्टर बीस्ट ने बर्गर बेचे हैं, फीस्टेबल चॉकलेट है। तो वी हैव ग्रेट एग्जांपल्स, वी हैव ग्रेट एग्जांपल्स। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, होप ये है कि आने वाले वक्त में ब्रांड, आप फिर अपने खुद ही ब्रांड खड़ा करना शुरू कर देंगे। ब्रांड से आपका जो एसोसिएशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगी, और फिर आप अपनी दुकानें खड़ी करना शुरू करेंगे, अपने ब्रांड्स बनाना शुरू करेंगे। एंड मुझे बताएं, जब आप कंटेंट की प्राइसिंग पे बात करते हैं, एनी यंग लेट्स से इंस्टाग्रामर हु इज वाचिंग यू, उसको अगर आप कुछ सजेस्ट करें, उसके 10,000 फॉलोअर्स है, जो देख रहा है उसके 10,000 फॉलोअर्स है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक ही और शी शुड चार्ज पर रील? 10,000 रुपए। अच्छा, इट्स इजी मैथ्स ना। हाँ, ओके एक फॉलोअर का 1 रुपए चार्ज करो यार। और अगर वही 10,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे होंगे तो वो क्या करेगा? 10 लाख रुपए? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट एज वेल। भाई मैं एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जानता हूँ जिसके 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, और वो महीने के 40 लाख रुपए कमा रहा है आराम से। कंटेंट का गेम है। उसकी नीश ऐसी है, What उसकी is the नीश niche? ऐसी है, उसकी नीश पर्सनल फाइनेंस। हाँ यार, वही तो मैं बोल रही थी इनिशियली। Personal finance. I saw that. पर्सनल फाइनेंस भी है, और साथ में फिर वो रियल एस्टेट भी, फिर वो पॉडकास्ट भी कर रहा है, फिर वो सेशंस दे रहा है पर्सनल फाइनेंस पर ही। हाँ, पैसे कमा रहे हैं ना भाई, $500 पर सेशन ले रहा है वो। नीश ऐसी है। $500 पर सेशन ले रहा है, दिन में 2 सेशन अगर होता है $1,000 हो गए, या एक भी सेशन होता है तो सीन ऑन है बॉस। अच्छा, और जो होते हैं उसके सेशन बहुत सारे सेशंस होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कि वाले यार, सेशंस को वो बहुत अच्छे से मोनेटाइज भी, बिकॉज ब्रांड्स आर रेडी टू पे, लॉट ऑफ कंपनीज आर रेडी टू पे। Yeah. अच्छा, मुझे बताएं कि यंग कंटेंट क्रिएटर्स के अनदर डिवाइस जो स्टार्ट करने वाला है, बिल्कुल, क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि तुम एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, या आप कहेंगे कि नहीं यार, गो ऑल इन? all in यू all से in. गो ऑल इन। ओके, बट लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ये पहले डिसाइड करो, दोनों में से एक करना होगा ना। ऑल इन तो शॉर्ट फॉर्म में एक ही तो कंटेंट बनेगा, वो चारों प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड होगा। क्या आप प्लेटफॉर्म वाइज चेंज करते हैं अपना कंटेंट? नहीं क्या ऐसा है कि ये उसी रील content को इंस्टाग्राम बनाए। के लिए जा रही है तो टिकटॉक के लिए मैं अलग रील्स निकालूं? नहीं, ये बहुत आगे की कहानी है। Okay. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको ये Okay. करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई मेक अ रील, तो मैं उसी रील को यूट्यूब पे भी पोस्ट कर सकता हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, फेसबुक रील्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पर, और फिर टिकटॉक पे। सिंपल है। ओके, ठीक है, गॉट इट। एनी मिस्टेक यू रिमेंबर कि आपके कंटेंट जर्नी में 1-2 मेजर आपको लगता है कि आपने किए और उससे आपने बहुत सीखा है? आई नो देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स यू डू और आप उससे सीखते हैं, पर यंग कंटेंट क्रिएटर्स वो वाचिंग यू, उनको अगर आप बताना चाहें कि ब्रो ये गलती मैं कर रहा था, तुम मत करना, आई हैव लर्न फ्रॉम इट। बहुत कुछ है यार, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ बात निकल जाएगी, क्योंकि वही है ना कि 10-11 साल के अंदर बहुत सारे सेटबैक्स आए।
कंटेंट मिस्टेक्स पे अगर हम बात करें स्पेसिफिक, कंटेंट मिस्टेक्स किस तरह की? कंटेंट क्रिएशन के बीच में मिस्टेक्स किए हैं या मैंने कुछ सीखा है इन चीज़ों से? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी पे जो आपने सीखा है ना कि यार इस तरह का कंटेंट, क्योंकि आपने हर तरह का कंटेंट बनाया है, हाँ। आपने वैरायटी ऑफ कंटेंट बनाया है, हाँ। तो मे भी आपकी लर्निंग हो कि कंटेंट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैंने ऐसे ऐसे पिवट किया in ये these मैंने सीखा times. तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा इसको अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे और ज़्यादा इसको अप्लाई करना है। वो ये है कि स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। कंटेंट क्रिएशन के अंदर मैंने देखा है कि योर फर्स्ट वीडियो विल बी योर वर्स्ट वीडियो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इवन तो अगर आप अपनी कैटेगरी भी चेंज करते हैं ना, आप अगर फूड ब्लॉगर बनेंगे तो आपका पहला व्लॉग अच्छा नहीं होगा। आप फिर ट्रैवल व्लॉग, फूड ब्लॉग से आप पॉडकास्ट में आ गए तो आपका पहला पॉडकास्ट भी अच्छा नहीं होगा। आप एकदम जो है वो मेकअप का कंटेंट बनाना शुरू करते हैं आउट ऑफ नोवेयर, आप डिसाइड करते हैं योर फर्स्ट वीडियो विल बी योर वर्स्ट वीडियो। आपको फीलिंग आएगी कि यार ये तो क्रिंज लग रही है, और हो सकता है कुछ आपके, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हमारा सपोर्ट सिस्टम इस तरह का है नहीं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ही, जो है ना वो जेलसी एग्जिस्ट करती है। आपके करीब के लोग आपको ज़्यादा जो है वो डिस्करेज करते हैं। तो ये दिमाग में रखिए कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है आपका मजाक उड़ाएं, तो उसके लिए तो रेडी रहना पड़ेगा आपको कुछ टाइम के लिए। और डिस्करेज करें, सपोर्ट ना करें, कोशिश करें ऐसे लोगों को ढूंढ लें आप जल्दी जो कि आपकी सपोर्ट करते हो, आपके काम को सपोर्ट करते हो, फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो बड़ा अच्छा सीन है। एंड देन फिर वही वाली बात है कि बहुत ज़्यादा सोचना ख़त्म करें, ट्राई करें, बड़ा अच्छा सीन है, गुड सीन है, अच्छा मज़ा आता है कंटेंट क्रिएशन। और वो ना कंसिस्टेंसी की भी बात है कि आप जरा 50 वीडियोस बनाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि यार अच्छा ये करना था, ये ऐसे नहीं ही। करना था, ये वाला गेम है। 50 वीडियोस बनाने के बाद आप खुद देखेंगे कि मेरी पहली वीडियो में और मेरी 50वीं वीडियो में कितना बड़ा डिफरेंस है, और नेचुरली आ गया, क्योंकि हर वीडियो के अंदर इंसान सीखता है, हर पॉडकास्ट में सीखता है भाई, हर पॉडकास्ट में सीखता है ना। हम पॉडकास्ट में स्टार्ट के अंदर देखते थे कि यार कोई बंदा कोई भी बात कर रहा है तो नहीं यार ये वेरिफिकेशन के बगैर तो होनी नहीं चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, बात डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। कोई भी मेरे पास अगर पॉलिटिशियन आ रहा है, कोई जर्नलिस्ट आ रहा है, वो ऐसी न्यूज़ लेकर आ रहा है जो कि कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर तो बैड सीन है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने पॉडकास्ट में सीखी, ट्रैवल में अलग हैं, स्किट्स में अलग हैं, लेकिन ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन के अंदर कॉन्स्टेंटली यही सीखा है कि भाई सोचना कम है, काम ज़्यादा करना है, और एक तरह से थैंकलेस जॉब ये है कि आप तो बना दोगे, लेकिन ये है कि आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त व्यूज़ आएंगे और फिट सीन होगा। यू नेवर नो, 0 व्यूज़ या 1 मिलियन व्यूज़ की कोई चिंता नहीं करनी है, व्यूज़ का तो मत सोचना। और वो तो कंसिस्टेंसी के बाद ही यू कैन चेक ना कि अच्छा इस चीज पे आ रहे हैं, इस चीज पे नहीं आ रहे, ये कंटेंट वर्क कर रहा है, ये लोगों को पसंद आ रहा है, ऐसा ही है। या इसमें आई एम गुड एट दिस टॉपिक। डेटा अब इस तरह का हो गया है हाँ, कि आपको तो और पता हेल्प चल मिलती है जाएगा। एआई के थ्रू, और पूरा हाँ। यूट्यूब इतना स्मार्ट हो गया है, हाँ, और यूट्यूब ज्यादा खतरनाक है इस मामले में, आपको पूरा बता देता है कि भाई कौन सा चल रहा है कंटेंट, क्या चल रहा वीडियो आ है। जाती है एवरेज हाँ, व्यू ड्यूरेशन। इनके पास थोड़ी इंस्टाग्राम या बाकी प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हल्के हैं, यूट्यूब के आगे। अभी आपने ट्रैवल की बात की, आई विल क्विकली जंप टू दिस क्वेश्चन। Oh yes, please. You have been traveling. How many countries you have traveled? 30 plus. Yeah, yes, 31 countries. Okay. And which has been your favorite travel destination? All of them. यार यार मतलब टॉप 2 तो बताएं। टॉप 2 नहीं यार, टॉप 5 कर सकते हैं। आई थिंक डिपेंड करता है ना कि किस चीज़ के लिए। इफ़ यू आस्क मी फॉर बीचेस तो मैं थाईलैंड का नाम लूँगा। क्या यार, बीच हो गया, दोस्तों के साथ जाना है, थाईलैंड इज़ गुड। फैमिली के साथ जाना है फिर भी थाईलैंड इज़ गुड। थोड़ा सस्ता चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, खूबसूरत बीचेस चाहिए, ठीक है, लेकिन वही है कि बीच है तो गर्मी है, लेकिन आपको अगर आपको थोड़ी ठंड चाहिए, थोड़ा अच्छी ड्रेसिंग करने का शौक है, थोड़ा जगह बहुत एस्थेटिक चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, तो आई थिंक फॉर दैट आई वुड से यूरोप। So you were talking about travel. Yes. I mean, I should know कि आपने 30 plus countries travel किए हैं, तो आपने क्या सीखा उससे? आप travel क्यों करते हैं? Why won't you travel? बेसिकली मैं इसका सिंपली क्रेडिट दूंगा अपने वालिद साहब को, अपने पापा को। ही इज़ वेरी पॉपुलर एज वेल, अनीस शेख नाम है उनका, और बड़ा कंटेंट बनाते हैं वो, पॉलिटिकल कंटेंट बनाते हैं। उनके पास अपनी फ़ैन फॉलोइंग है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। वो सिंध की सियासत के ऊपर, कराची की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की तारीख के ऊपर बहुत बात करते हैं। तो अगेन कारोबार के सिलसिले में उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। तो वो समझें वालिद साहब है मेरे, तो शौक़ मुझे वहीं से चढ़ा कि बचपन में दिखता था वालिद साहब जो है दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। एक बार मैंने पापा की फ़्लाइट कैंसिल करवा दी सिंगापुर की कि मुझे सिंगापुर जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है। वो मुझे लेकर गया, मैं ओल्ड कराची की मेरी पैदाइश है, तो उन्होंने मुझे उठाया और बंस रोड ले गया। वो कह रहे हैं ये है सिंगापुर। मैं था 5 साल का, मैं खुश, घर आया, मैंने ट्यूशन किया, सबको बता रहा हूँ हर जगह पर कि मैं सिंगापुर से होकर आया हूँ। अगले दिन ही एक रात में सिंगापुर से होकर आ गया। तो ये मेरा शुरू से ही था कि यार मुझे जाना है यार, ये कहाँ जाते हैं पापा, इतनी अच्छी पिक्चर्स होती हैं। वो पिक्चर्स देखता था एल्बम में ना,
हाँ। कि यार ये कौन सी जगह है यार, यहाँ जाना है, लंदन है, ये सिंगापुर है, चाइना है, वगैरह वगैरह. तो स्टार्टेड फ्रॉम चाइना. आई स्टार्टेड फ्रॉम चाइना. Which has been your favorite place up till now? मैंने, मेरे लिए आई वुड से कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि मेरे लिए ना बहुत मैजिकल हैं या बहुत ज़्यादा ड्रीमी हैं. जैसे ट्रैवलिंग के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप कहीं जाते हो और आपको कोई अच्छी जगह दिखती है ना, तो आप अपने फ़ोन साइड में रख के आप ज़रा नज़र भर के उस माहौल को देखते हैं, उस सनसेट को देखते हैं, उस आर्किटेक्चर को देखते हैं, उस खाने की एक रेस्टोरेंट को देखते हैं, उस आसमान को देखते हैं, उस बीच को देखते हैं, या कुछ भी आपके सामने जगह है उसको आप इंजॉय करते हैं सुकून से. तो मेरे लिए कुछ लोकेशंस ऐसी हैं दुनिया में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इस्तांबुल मेरे लिए ना शुरू से एक बड़ी ड्रीमी डेस्टिनेशन थी. मूवीज़ में देखा कि यार ये कैसा शहर है, कितना खूबसूरत शहर है, क्या इसकी स्काई लाइन है, कि खूबसूरत से घर बने हुए हैं, दिन मस्जिदों के मीनार दिख रहे होते हैं बॉस्फोरस के ऊपर. तो वहाँ जब गया तो आई वाज शॉक्ड कि यार पिक्चर्स में जो देखा है वो कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ में इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ डिफरेंट प्लेस. फिर उसके बाद बीचेस मुझे बहुत पसंद है. तो थाईलैंड के बीचेस देखकर मैं हैरान हो गया था कि यार व्हाट इज दिस, ये कोई एक्वाफीना का पानी डाला हुआ है, इतना क्लीन कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है. और शार्क्स जो हैं वो बीच तक आ जाती हैं, बेबी शार्क्स छोटी छोटी, इतनी खूबसूरत, अमेजिंग. एंड आपने बहुत सारे कल्चर्स भी देखे हैं. देन फिर ये देखते हैं कि यार न्यूज़ में तो सब झूठ बोलते हैं, लोग तो एक दूसरे से इतनी नफरत नहीं करते. और पाकिस्तानियों से नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होता है, डिपेंड करता है कहाँ पर. लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कोई नफरत नहीं मिली. हर कोई क्यूरियस होता है पाकिस्तान का सोच सुनकर, क्यूरियस होता है. और दूसरा ये है कि मैंने तो सुना था कि यार आप ट्रैवल करो तो आप बताओ मत पाकिस्तानी हो, आप किसी तरह से अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, और दुनिया में बदनामी है, ये वो बदनामी होगी, लेकिन आम लाइफ में इंसान इतना सीरियस नहीं होता. स्पेशली ट्रैवलर्स जो होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो खुद का उनके पास एक्सपोजर होता है. तो मेजॉरिटी में ट्रैवलर्स से मिला हूँ तो वो तो न्यूज़ पे बिलीव करते नहीं है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बिलीव करते हैं. और फिर और आपका तो नेटवर्क भी बहुत सॉलिड है. यू मस्ट बी हैविंग पीपल, चाइनीज फ्रेंड्स एंड यू नो पीपल फ्रॉम Kind of, डिफरेंट हाँ. कंट्रीज. ऐसा ही यू है. हैव दिस सर्कल. ऐसा ही है, ऐसा ही है. वाओ. अब पॉइंट ये है कि उसमें अगेन जब आपकी दोस्ती होती है तो आपको सामने वाले के कल्चर के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह के खाने खाते हैं, वो क्या What has सोचते been हैं. like the most shocking thing about learning cultures? यार हर कल्चर के लिए बड़ा के बारे में सीखना थोड़ा सा शॉकिंग होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार ये बंदा तो, ये वाला कहानी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमसे. वो चाइना है मेरी नज़र में. तो अच्छा. चाइना गया था, आई थिंक जो मुझे शौक लगा था, कल्चर शौक होगा या इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी देखकर शौक लगा, और ये देखकर शौक लगा कि यार ये चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं देखी कभी. ये बिल्डिंग है, ये रोड, ये पूरा सिस्टम. चाइना अपना कंटेंट भी अलग बनाता है ना. चाइना में कुछ भी अलाउड नहीं है ना, सब कुछ बैन है. व्हाट्सएप भी बैन है ना. व्हाट्सएप, गूगल मैप्स भी बैन है, वाओ, सब कुछ बैन है. वहाँ आपके कार्ड्स भी नहीं चलेंगे, वीजा मास्टर कार्ड भी नहीं तो चलेंगे. आपने इतने मजे का एक्सपोजर लिया. और आप अभी बीच में मुझे ये भी बता रहे थे कि यू आर रियली इंटरेस्टेड इन परफ्यूम्स, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. इतने सारे लोगों से मिलने के बाद यू मस्ट बी, यू नो, चीता ऑफ बिजनेस नाउ, आई फील. नहीं, आई डोंट थिंक सो. You don't feel you're not cheetah of business? नहीं. No? नहीं, क्योंकि मैं यूनिलीवर को देखता हूँ, मैं नेस्ले को देखता हूँ, और इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देखता हूँ कि एक कंपनी है उसके अंदर 100 ब्रांड्स हैं, वो किस तरह चला रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं. या फिर यूनिलीवर के बाद हम पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हैं कि एक कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ की बात करें कि 100 लोगों को मैनेज कर रही है. यार मुझे तो ये इस तरह की चीज़ सीखनी है, इस और बड़ा सीखना है. So tell me about perfumes. You said you have a lot of you know, I have a huge curiosity collection. about perfumes. I have a huge collection. You and said I'm- you know about women perfumes more than women, I right? know about women perfumes more than women. उसका रीज़न ये है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक है खुशबू का, क्रेज़. और ये क्रेज़ चढ़ा है तकरीबन 1-1.5 साल पहले. शुरू में इस्तेमाल करता था मैं नॉर्मल परफ्यूम्स, जो कि पॉपुलर परफ्यूम्स है लड़कों के, डियोर, सुहाज हो गया, या फिर ब्लू दी शनैल हो गया. लेकिन मैं ना इतना, मुझे पता नहीं था कि यार इसके अंदर इसकी साइंस इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर आप डूबते रहोगे तो फिर आप फिर चलते रहोगे, और फिर मुख्तलिफ किस्म की खुशबू के आप दीवाने होते रहोगे. जैसे कि लेदर स्मेल हो गई, जैसे कि आप इस पे मुझे लगता है आपको कंटेंट पीस बनाना चाहिए. एम्बर हो गया, ऊद हो गया. फिर नोट्स के बारे में जानना कि टॉप नोट क्या होता है, बेस नोट क्या होता है, हार्ट नोट क्या रिसर्च होती है. करते रहते हैं उसके बारे में. चैट जीपीटी मेरा पक्का दोस्त, हर वक्त. कब आ रहा है आपका बिजनेस फिर? यार इंशाल्लाह. पहले मैं कब कंटेंट launch में कर सोच रहे रहा हूँ हैं? कंटेंट बनाऊं. यार वैसे मैं, आपने कुशा कपिला को देखा है?
I don't know. Have you She's seen? amazing. You have to watch her. तो वो content बनाते बनाते बाद में उसने अपना brand launch किया. पहले तो वो सिर्फ educational content बना रही थी about her product and Okay. service. तो आप परफ्यूम पे content बनाए? आई थिंक क्योंकि परफ्यूम मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी मर्द परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते, और अगर हम रिलीजियस साइड पर भी देखें तो हमारा रिलीजन बहुत ज्यादा इंकरेज करता है परफ्यूम लगाने को, बहुत ज्यादा खुशबू इस्तेमाल करने का प्रॉपर है कि रोज इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने से अच्छी खुशबू आनी चाहिए। Of course. आप गुजरे तो सेंट ट्रेल छोड़ कर जाएं We आप are यार। now looking forward to your perfume related content and Oh, I'm yes, hoping it is yes. coming soon. अभी बनाना शुरू नहीं किया but you'll do it soon, right? या बहुत नहीं, मैंने कलेक्शन भी जमा कर लिया है, मैंने कंटेंट भी सोच लिया, तो कंटेंट तो बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन Looking forward. इसके बाद फिर परफ्यूम आएगा Looking इंशाल्लाह। forward. So it was wonderful knowing you as a creator, and I know there's a lot that one can learn from you. But अगर मैं इसको 2 घंटे का पॉडकास्ट करूंगी तो फिर मैं सोचूंगी यार ये रिटेंशन नहीं आएगी लोगों की, बिकॉज वी फील कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा इज लाइक द मैक्स वी हैव ऐसा लाइक ही है, अंडरस्टूड ऐसा अप ही है। टिल नाउ. तो मे बी राउंड 2 समटाइम्स, राउंड 2 हम लोग फिर ट्रैवल के ऊपर खुलकर बात करेंगे, Oh, सारे yes, मुल्कों पे। oh, मैं अपनी yes. ऐसी स्टोरीज बताऊंगा आपको, ऐसी लर्निंग, क्योंकि ट्रैवल इज समटाइम्स वेरी Of वेरी course. स्कैरी। यू कैन लाइक क्रिएट. मैंने वो जुनेद अकरम की जो ट्रैवल डायरीज जी, आती जी, हैं, जी, जी। व्हाट इज इट कॉल्ड, उसका नाम क्या है ट्रैवल डायरीज का? टेल्स, हाँ हाँ Tales. हाँ वॉकिंग टेल्स, हाँ. वॉकिंग टेल्स। You should start that. I know. हाँ, मतलब सिंपल वर्ड्स में कि ट्रैवल व्लॉग्स स्टार्ट करने चाहिए, yeah. क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर ना कुछ इंडियंस को भी देखा है, कुछ मैंने बाहर के लोगों को देखा है, क्या वो लंबे लंबे व्लॉग्स डाल रहे हैं, 30-40 मिनट का पूरे शहर का व्लॉग होता है, पूरा उसके अंदर ना जर्नी होता है उनका, तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, बड़ा मजे का होता And है। I'm sure आप इतना आपने ऑलरेडी एक्सपोजर ले लिया है, now you know about travel and आई वांट टू मेक दोस व्लॉग्स फॉर माई सेल्फ, समझ आया? ऑडियंस के लिए नहीं. इन अ सेंस कि माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली के यार, ये लोग अपनी यादों के लिए ना एक, हाँ हम लोग But बचपन you में will- नहीं you can पिकनिक पे use- जाते थे फैमिली के साथ, हैंडी कैम से कुछ शूट करते थे, हाँ, वैसा वो कुछ तो ना वो अपने आप लिए डॉक्यूमेंट करेंगे, लेकिन उससे लोग भी बहुत इंशाल्लाह सीखेंगे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। So thank you so much for being with us थैंक today. यू वेरी मच मैम। Any last piece of advice before closing the interview? ओ भाई, बहुत सारी एडवाइसेस हैं यार लाइफ में, तो मेरी नज़र में मुझे लगता है कि आई एम इन माई 30s एंड आई थिंक आई एम 33 राइट नाउ, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल एज। ये वो एज है, 33 को कहते हैं जीसस एज। इस एज में हज़रत ईसा अलैहि सलाम को अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस इस एज में उनको जो है वो उठा लिया गया था इस दुनिया से। तो ये एक ऐसी एज है जिसके अंदर इंसान बहुत कुछ सीख रहा होता है 30s में। आप फिजिकली अपने प्राइम पर होते हैं, मेंटली अपने प्राइम पर होते हैं, आप कमा भी रहे होते हैं पैसे, आपके पास टाइम भी निकलना शुरू हो जाता है, टाइम स्लो कम होता शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें जो है आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फिर बूढ़े हो रहे होते हैं। फिर ये एज ऐसी है जिसके अंदर आपको लाइफ की रियलिटी दिखना शुरू हो जाती है। वो जो तकलीफ़ें हमें पहले दिखती थी वो उसकी भी कोई 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक तकालीफ दिख रही होती हैं। और ये एक ऐसी एज है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको ना ज़ोरदार झटके पड़ रहे होते हैं, बड़े झटके पड़ रहे होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है इसके अंदर। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। और आधी ज़िंदगी हमने गुजार ली है, कुछ टाइम और होगा, बट द पॉइंट इज़ इस पूरे एक्सपीरियंस को ना एंजॉय बहुत ज़्यादा करना है, इसको ग्रेटफुल। मैंने क्योंकि अगेन वही ये जो 30s वाली एज है ना, आपको सोच में डाल देती है, आप ये थिंकर बन जाते हैं, आप मोमेंट बहुत को सोचने एंजॉय लग करें। जाते यू हैं, सेइंग आप मोमेंट को एंजॉय आप करें। बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो फिर आपको ना इंपॉर्टेंस का पता लग जाता है फैमिली का, अपने हाथों का, कि अल्लाह ताला ने हाथ कैसे बना दिए, मेरी आंखें बनाई, कितनी खूबसूरत आंखें हैं कि मैं इतनी खूबसूरत चीज़ों को देख सकता हूँ, मैं दुनिया को देख सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ। वंडरफुल। तो ये सारी चीजें कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, द होल एक्सपीरियंस इज गुड। और ये जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया बनाई है पूरी की पूरी, ये बहुत अच्छी बनाई है। मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ इस पॉइंट पर आकर, क्योंकि हम वो जोन में आ गए ना कि सोचने वाले में कि यार कि व्हाट इज रियलिटी। तो ये वंडरफुल एडवाइस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव एंड एंजॉय द होल प्रोसेस। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अच्छा हो या बुरा हो, वक्त ये गुजर जाएगा लाजमी। तो चाहे बुरा होगा तो वो गुजरेगा, अच्छा भी गुजर जाएगा। इसकी तो अलग से रील बना के लगानी हाँ, चाहिए। और टिकटॉक पे वायरल होगी, पीछे उसके म्यूजिक चलेगा वो वाला। लवली। थैंक यू सो मच दानियाल फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।